आज के दिन पर ये एआई के ज़माने में आप एक टेक्नोलॉजी पकड़ के नहीं बैठ सकते। आपको समझना पड़ेगा कि कम से कम टाइम में बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी आपको क्लाइंट को देनी पड़ती है। कोई भी धंधे में आप शॉर्टकट लोगे या फिर क्वालिटी मेंटेन नहीं करोगे तो वो शॉर्ट टर्म गेन देगा आपको, पर लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। आज अगर आपको कुछ कॉपी करना है ना तो आप एक दो चीज़ ही कॉपी कर सकते हो। एक है माइंडसेट, दूसरा है कि So you are a listed company, right? So why you go for a IPO? हर एक को आईपीओ नहीं करना चाहिए, उसका रीज़न वैलिड मालूम होना चाहिए। हमारे लिए दो मेन फ़ायदे थे। एक, आईपीओ के साथ आपकी ब्रांड। कभी ऐसा हुआ है राइट, जो स्टार्टिंग का जो ग्रुप होता है हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, सो कभी उन्होंने छोड़ा हो या फिर कहीं ऐसा मौका आया हो कि हमें उनको फायर करना पड़ा हो, तो हाउ इट वाज टफ फॉर यू? एक इंसिडेंट बोलूँगा, जब मेरा पहला एम्प्लॉय छोड़ के गया था, आई वॉज क्राइंग, ही वॉज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। वो होता है ना, एक दोस्त छोड़ के जा रहा है ना, वो वाली फीलिंग आती है। गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में पहले से थोड़ी टफ रही है, बिकॉज आप कोई भी बड़ी गेम पकड़ लो, GTA 5 हो गया, देन PUBG हो गई, तो ये सारी फॉरेन कंट्री की गेम। तो आपको कोई चैलेंजेस फेस हुआ था? हम लोग गेमिंग इंडस्ट्री को बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। हैदराबाद में बहुत अच्छे से इकोसिस्टम बनी है क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पर सपोर्ट करती है। ये जो बड़ी गेम होती है ना, उसके लिए दो चीज़ लगती है, एक तो है रुपया और दूसरा है। टुडे वी हैव वेरी स्पेशल एंड एक्सपीरियंस गेस्ट, जिन्होंने खुद के अपने आईटी कंपनी, आईटी सर्विस कंपनी पब्लिक लिस्टेड की है स्टॉक मार्केट में। उनसे हम सीखने वाले हैं सेल्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, टीम इंक्रीज किस तरह से करें, इवन आईपीओ किस तरह से लॉन्च करें। सो मोस्ट वेलकम मिस्टर प्रतीक पटेल फ्रॉम यूडीज ऑन द बिल्ड मोड ऑन विद टीएसटी टेक्नोलॉजी। Thank you so much, Pratik bhai, for coming to this show. Pratik bhai is being our mentor for past more than 1.5 years. Yes. And we learned so many things. So today we are going to know so many things from him, like how he started, how he shifted to product department, how he did a IPO, and there are lots of the things. So Pratik bhai, I think you started in 2011, right? So what was that time? First of all, I would like to thank Parth and Dakshesh for inviting me in this podcast. It's been a long time. We have started in 2009 actually, when I was student. I was in second year in Nirma University. तो हमारे सीनियर पास आउट हो गए थे और दे वांट टू स्टार्ट समथिंग बाय देयर ओन। सो हम हॉस्टल में साथ में रहते थे, तो एक बार ऐसे ही बात निकली कि कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, प्रतीक तू भी आ जा। एंड आई वॉज लाइक भाई मेरी तो अभी स्टडी बाकी है, 1 साल बाकी है, कैसे करेंगे? तो उन्होंने बोला तू अपना टाइम ले ले, पर तू साथ में आ जा, साथ में कुछ स्टार्ट करते हैं। तो वी वर 4 पीपल एट दैट टाइम हु स्टार्टेड दिस कंपनी। हमने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट्स किए, बहुत अच्छे से वो जर्नी जो एक स्टार्टअप की जर्नी होती है वो जी। और 2 साल के टाइम में वी वेर पार्टनरशिप फॉर्म बिफोर दैट। So after 2 years in 2011, we converted into the private limited. So few of our partners can't join us and can't continue us. So after all, we 3 end up as a partners and we started this private limited, UD Solutions Private Limited. So मम्मी पापा ने बोला नहीं पहले पढ़ाई कर ले? मम्मी पापा की अगर बात करूँ ना, तो बचपन से स्टडी में इतना आगे नहीं थे इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। सब कुछ आता था, तो लाइफ में एक ही गोल रखता था कि पास हो जाना है। और पापा हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछते थे, पास हो जाएगा? और मैं जवाब देता था, साल नहीं बिगड़ेगा। तो वैसे ही हमने अपनी पढ़ाई ख़त्म की। बट एक टर्न आया लाइफ में कि जब बीकॉम ख़त्म हुआ था, हम लोग बैठे थे सब लोग अपने दोस्त के यहाँ पर, रात के 4 बजे थे और सब लोग, रिज़ल्ट आ गया था, सब लोग सक्सेस पार्टी बना रहे थे कि चलो पास हो गए, पढ़ाई ख़त्म। तो सब लोग दोस्त ऐसे ही बैठे थे कि भाई क्या है तेरा सीन, क्या करने वाला है तू लाइफ में, ये वो। तो हर कोई पढ़ाई करने वाला था, कोई MBA करने वाला था, कोई MCA करने वाला था। और मैं शौक था कि भाई मैंने तो कुछ प्लानिंग ही नहीं किया। तो सबकी बात सुनी तो मैंने भी वही सोच लिया कि चलो मैं भी पढ़ाई कर लूँगा, 2 साल और निकाल लेंगे, जलसा करने को मिलेगा। सो दोस्तों को मैंने बताया यार तुम लोग कर रहे हो, मैं भी करूँगा। और सारे दोस्त लोग लाइक भाई उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है। मेरे पास समय नहीं था, 2 महीने में एग्ज़ाम थी। तो मैंने कहा अभी मैं क्या करूँ? तो एक दोस्त ने सजेशन दिया कि क्रैश कोर्स भी आते हैं।
तो 2-3 क्लास थे उस समय पर, टाइम्स करके, करियर करके कुछ था और एक पीटी करके था। तो सबसे सस्ती फ़ीस कहाँ पर है, वहाँ पर ज्वाइन करने का डिसाइड किया। दूसरे दिन पापा को बोला, पापा जॉब पर नहीं जाऊँगा मैं, मुझे मास्टर्स करने हैं। और पापा भी शौक हो गए, वे पढ़ाई की बात कर रहा है लड़का। पर मम्मी पापा हमारे इंडिया में होता ही है कि भाई पढ़ाई के लिए कभी ना नहीं बोलते और कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछते। मैंने सीधा बोला कि भाई 6,000 की फ़ीस है। पापा ने कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा, उन्होंने बोला ठीक है, अगर पढ़ाई करनी है तो कल मैं करता हूँ कुछ सेट। पापा ने फ़ीस के पैसे दे दिए, क्लासेस में भर दिए और यहाँ से मेरा एक टर्निंग पॉइंट हुआ। तो 2 महीने में ये पूरी जो मेरे दोस्त लोग 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, वो वाली चीज़ मैंने क्लियर की। और मेरा लॉजिकल और एप्टीट्यूड और वो सब तो स्ट्रॉन्ग ही था, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो चीज़ें ज़्यादातर होती है। और दूसरा कि इंटरव्यू होता है एमबीए के लिए, अगर अपीयर हो रहा होता है ना, तो एक आपको एप्टीट्यूड एग्ज़ाम देनी पड़ती है और दूसरा होता है आपका इंटरव्यू। एंड आई वॉज सो मच कॉन्फिडेंट कि मेरा तो हो ही जाएगा, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी। और एमसीए के लिए मैं अपीयर नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं मालूम था। पर कुछ मेरे दोस्त थे जिनके 50% भी नहीं थे 12th में, मेरे 53% थे। तो 50% के बिलो होते थे, जो इसके 48 या 49% है, वो अपीयर कर सकते थे सिर्फ एमसीए में। तो जीसेट एग्ज़ाम होती थी हमारे टाइम पर, आई एम टॉकिंग अबाउट 2007। सो प्रैक्टिस के लिए दोनों में फॉर्म भर दिए थे। एमबीए का एग्ज़ाम अच्छे से गया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉन्फिडेंस फुल ऑन था। तो मैंने एमसीए के लिए, मैं एग्ज़ाम के लिए जाने ही नहीं वाला था। पर जो दूसरे दोस्त थे जो एमसीए के लिए अपीयर थे, तो उसका फ़ोन आया सुबह सुबह कि प्रतीक चल जाते। मैं कहा भाई मैं तो एमसीए क्या करूँगा, मैं एमबीए में जाने वाला हूँ। पर वो बोले चलना यार कंपनी देने के लिए, वैसे भी एग्ज़ाम की फ़ीस भरी थी तो ठीक है जाके आए। और वहाँ पर भी बहुत अच्छे से किया। तो जब रिज़ल्ट आया एंड आई वाज वेरी शॉक्ड कि एमसीए में मेरे 47th रैंक आया ऑल ओवर गुजरात। मैं तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट के लिए गया भी नहीं था, दूसरे दोस्त लोग सुबह सुबह कॉलेज पहुंच गए थे। मैं तो सोया हुआ था घर पर, दोस्त का फ़ोन आया कि प्रतीक तू जल्दी कॉलेज आ गया, या कुछ बताना है वगैरह वगैरह। मुझे सरप्राइज़ ही मिली थी जब मैं पहुंचा। तो दोस्त लोग गालियाँ देने लगे, यार तू तो छुपा रुस्तम निकला, तू तो पढ़ाई करता नहीं था, तू कैसे आगे निकल गया, तू तो देने ही नहीं वाला था, हम लोग 1 साल से मेहनत कर रहे थे। 3 इडियट्स करंट शो। हाँ काइंड ऑफ। तो जैसे हर एक के घर में होते हैं ना एक शर्मा जी, कि देख शर्मा जी का लड़का क्या करता है, सीख उससे क्या करता है। तो वैसे भी हमारे घर में थे एक पापा के दोस्त जिसका बेटा बहुत पढ़ाकू था, और पापा हमेशा जो भी हमें डांटते थे तो वही के उससे सीख के वो कितनी पढ़ाई करता था। तो हम लोग पहुँचे वो वाले शर्मा जी के यहाँ पर, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बट आप उनको शर्मा जी ही समझो। तो वहाँ पर बैठे, वो भी बहुत खुश हो गए और बोले कि मेरा बेटे ने 1 साल ड्रॉप लिया है क्योंकि उसको निरमा में एडमिशन चाहिए, उसका रैंक नहीं आया था, तेरा इतना अच्छा रैंक है, तेरे को मिल जाएगा। और तब अपने आप को इतना मैं कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा और छाती फूल गई कि पापा देखो शर्मा जी के लड़के ने नहीं किया है, मैंने कर दिया है। तो वहाँ से बाद में मैंने डिसाइड कर दिया, क्योंकि मैं अभी भी कंफ्यूज था कि मैं एमसीए में जाऊँ या एमबीए में। एमबीए में भी एज आई सेड कि मेरा रैंक अच्छा था, दूसरी कॉलेज में मिल ही रहा था। पर एमसीए में मुझे निरमा यूनिवर्सिटी में मिल रहा था। अभी तक कोई ड्रीम नहीं था, पर अभी एक बेंचमार्क हो गया। बाद में निरमा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तब तक कंप्यूटर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। फिर भी गए वहाँ पर, आजू बाजू सब स्कॉलर लोग, सब इंग्लिश मीडियम वाले। तो थोड़ा डाउट तो था कि कैसे करेंगे, ये 3 साल निकालने थे, क्योंकि हमारे टाइम पर एमसीए 3 साल का होता था। पर बहुत अच्छे से हुआ, और जो लीडरशिप क्वालिटी थी पहले से, तो वहाँ पर भी मैं एएमएस का प्रेसिडेंट बना, जो एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट होते हैं। तो उसकी वजह से लाइफ में सीनियर जूनियर फैकल्टी सबके साथ ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेट करने को मिला, और उसी की वजह से सीनियर के साथ अच्छी जान पहचान बन गई। और जब वो लोग कंपनी स्टार्ट करना चाहते थे तो दे नोज के भाई प्रतीक होगा, कुछ काम पड़ेगा तो वो फोड़ लेगा काइंड ऑफ। तो वो अपॉर्चुनिटी एक मिली, उसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई। So when you started in 2009, हाँ जी। so the partnership firm you have, right? So in 2011, approximately आपके कितने एम्प्लॉयज थे? देखो 2011 से पहले जब हमने पार्टनरशिप फर्म की तो वी वर 4 ओनली। 2010 में ही हमने पहली बैच ली। हमारे पास कुछ रुपए नहीं थे, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा ना कि पापा क्या बोले थे कि जॉब कर वगैरह, तो ये जब निरमा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ ना,
तो अभी पापा के लिए भी नई चीज़ थी कि फीस और ये सब सेटिंग करना, क्योंकि मम्मी पापा, आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, सो इतना प्लानिंग से चलती है पूरी फैमिली, तो उनके लिए कोई एक नया खर्चा भी आना ना वो बड़ी बात हो जाती है। तो सबके मम्मी पापा करते हैं वैसे हमारे भी मम्मी पापा ने सब कुछ सेट किया था, सैलरी में से जो भी पीएफ फंड था ये वो सब मैनेज किया होगा, मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है, बट उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि बंदा बाहर निकलेगा, यानी कि मैं पढ़ाई करके निकलूँगा तो मेरी एक अच्छी सैलरी होगी और लाइफ सेट हो जाएगी, और मैं पढ़ाई करके जॉब करूँ यानी कि प्लेसमेंट लूँ, उससे पहले ही हमने अपनी कंपनी चालू कर दी। और तो प्लेसमेंट वो देना चालू कर दिया। नहीं, प्लेसमेंट या वो बोल सकते हो आप। तो वो एक रेजिस्टेंस आता है क्योंकि फैमिली में भी कोई बिजनेस नहीं किया है, तो वो बिजनेस माइंडसेट भी नहीं है। सो और गवर्नमेंट जॉब करते थे पापा, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही अपोज करते हैं बिजनेस वगैरह। फिर भी बिजनेस स्टार्ट किया तो पापा ने वैसे तो मुझे मना नहीं किया, पर एक उन्होंने सेंटेंस बोला था वो मुझे अभी भी याद है कि ठीक है, अपने तूने डिसाइड कर लिया तो सही है, अभी देख लेना अपना खर्चा वगैरह। तो मेरी पॉकेट मनी बंद हो गई थी, तो वो मेरे लिए बहुत ही स्ट्रगलिंग टाइम था, क्योंकि 2010 एक सेमेस्टर अभी भी बाकी था, तब तक की पॉकेट मनी बंद है। पर एक फ़ायदा ये था कि लास्ट सेमेस्टर में फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट होता है, तो पापा ने पॉकेट मनी बंद कर दी, तो हॉस्टल की फ़ीस भी नहीं भरी, वो भी खुद देख लो, तो मैंने हॉस्टल मुझे छोड़नी पड़ी। हाँ, वो एक एक साल की फ़ीस होती है, तो वो लास्ट ईयर की फ़ीस तो पेड अप कर दी थी पापा ने। तो मैं आ गया था पीजी में रहने के लिए, और मैंने अपनी फाइनल सेमेस्टर की ट्रेनिंग अपनी ही कंपनी में ली थी, तो मैं कंपनी को भी जल्दी ज्वाइन कर पाया, सीख भी पाया और वहाँ से अर्न भी कर पाया, क्योंकि मेरे दूसरे 2 पार्टनर्स थे, जो एक अहमदाबाद से ही बिलोंग कर रहा था और दूसरा पार्टनर राजकोट का था, वो पार्ट टाइम सेशन लेने जाता था, तो वो उसकी अर्निंग वहाँ से हो रही थी। दूसरा पार्टनर अहमदाबाद से था, तो कोई खर्चा नहीं था, तो मेरे लिए एक्सपेंस निकालना बहुत ही कठिन काम था। तो दे अलाउ के सबसे पहला विड्रॉल मैं ही लूँ, तो मेरी सबसे पहली सैलरी बोल सकते हो कि 5,000 की थी, जिससे मैं अपने फूड एक्सपेंस मैनेज करता था। और हमें लक बाई चांस मेरे करंट पार्टनर जो भरत पटेल है, ही इज़ 65 ईयर्स ओल्ड टुडे, तो उस टाइम पर वो हमें मिले थे। एक हमने इवेंट ऑर्गेनाइज की थी सिक्योरिटी एंड हैकिंग के ऊपर, सो ही वाज अ चेयरमैन एट आईआई एट दैट टाइम, तो हमने उनका हॉल ऐसे ही मांगा था, तो उन्होंने वहाँ पर हेल्प की थी, उनका कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने ऑफ़र की थी। अभी ये स्टार्टअप वर्ल्ड इन्वेस्टर बोलते हो, आप सब लोग पहचानते हो, उस टाइम पर ये सब कुछ नहीं था, किसी को कुछ मालूम नहीं था, बट उन्होंने उस टाइम पर हमारी हेल्प की थी कि आपको कुछ काम हो तो बताना, मेरा फ्लैट भी खाली पड़ा है। तो हमने सीधी चाबी मांग ली, तो वो चाबी मिल गई, तो आगे के रूम ने हमने ऑफिस सेटअप की, पीछे के रूम में मैंने अपना घर सेटअप कर लिया, तो मेरा मुफ्त का घर हो गया। 5,000 में विड्रॉल कर रहा था, उससे मेरा एक टाइम का फूड का सेटिंग हो गया, तो खर्चा कुछ था नहीं वैसे। 6-8 महीने थोड़े स्ट्रगल में निकाले। तो 2010 में अगर हमने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पर 5 से 10 लोगों के साथ हमने स्टार्ट किया था, बट एट द एंड ऑफ 2010 हम लोग 20 एम्प्लॉई बोल सकते हो आप, क्योंकि ट्रेनिंग ख़त्म हो गई थी और उनको पेरोल पर ले लिया था, तो वो हमने कर लिया था। अभी हमें जगह भी छोटी पड़ने लगी थी, तो 2011 में हमने एक बंगलो का ऊपर का पूरा फ्लोर ले लिया था, वहाँ पर हमने अपनी ऑफिस सेटअप किया। दूसरा हमने किया था 2011 में ही राजकोट में एक ब्रांच चालू कर दी थी, तो विद इन 1.5 ईयर हमने बहुत अच्छे से ग्रो किया। वेरी ग्रेट। एंड वो भी जीपीआरएस के जमाने में, कि जब हाईएस्ट स्पीड 2 एमबीपीएस रहा करती थी। हाँ, हमें वो भी याद है, क्योंकि हमारे लिए चैलेंजिंग पॉइंट है ना, 2 चीज़ों के होते थे। एक होता था कि एक आपने इंटरनेट स्पीड बोला, कंप्यूटर या पीसी लेने के लिए हमारे पास रुपए नहीं होते थे, तो उस टाइम पर हम लोग रेंट पर कंप्यूटर्स लाते थे, क्योंकि जो ट्रेनी आते थे वो लैपटॉप लेके तो आते थे, पर जो डिज़ाइनर होते थे उनको ग्राफिक कार्ड वाले पीसीस चाहिए, तो वो उनका लैपटॉप काम ही नहीं कर पाएगा, तो हम लोगों ने मार्केट से वो रेंट पर लाते थे और वहाँ से वो काम करते थे। और मुझे अभी भी याद है, हमने जब अपना पहला iMac लिया था, क्योंकि हमें एप्पल में भी कोडिंग करना था, तो वो 60,000 का था उस टाइम पर, और हमारे पास इतने रुपए नहीं थे, कंपनी के पास, इंडिविजुअल तो नहीं ही थे, कंपनी के पास भी नहीं थे, फिर भी एम्प्लॉय लोगों ने लोन ली थी हमें, और हमने वो अपना पहला पीसी लिया था, ऐसा समझ सकते हो, अपनी पहली एसेट। उससे पहले ठीक है, टेबल चेयर वो सेकंड हैंडेड मार्केट में जाके लेके आए थे हम लोग, वो बात अलग है, वरना एक कंप्यूटर वाली पहली एसेट हमने एम्प्लॉय के क्राउड फंडिंग से
हमने खरीदी थी, वैसा भी मैं बोल सकता हूँ. So Pratik, seems like you found your angel investor, Bharat Bhai, in early days. So it's how you continue your partnership with him. सो जैसे मैंने बताया कि 2011 में हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व कर दी थी. उसका रीज़न दो था. जो मैंने बताया, एक पार्टनर जो राजकोट में शिफ्ट हुआ था, तो उसका विज़न थोड़ा अलाइन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं और चिराग हम दोनों सर्विसेज के लिए फोकस थे, क्योंकि हमारे पास रनवे नहीं था, कैश क्रंच था. ब्रेड एंड बटर वही होता है. हाँ, तो रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, एम्प्लॉय को दो और घर पर भी लेके जाओ. और मेरा दूसरा जो पार्टनर राजकोट का था, उसको प्रोडक्ट में ज़्यादा विजन बैठ रहा था. सो ही वांट्स टू इन्वेस्ट और एक बड़ा कुछ करना था उसको. वी हैप्पीली सेपरेटेड, क्योंकि अगर विजन मैच नहीं हो रहा है ना, तो यू कांट बी इन अ सेम बोट. तो हम लोग हैप्पीली सेपरेट हुए. दूसरा एक बंदा था, उसकी शादी हो गई, तो शादी की वजह से उसकी एक फ़िक्स इनकम चाहिए. उससे जॉब चालू कर दी थी, वो जॉब छोड़ नहीं पाया, तो 2 साल बाद वो भी कंटिन्यू नहीं कर पाया. तो मैं और चिराग बचे थे, और भरत सर जो आपने बताया हमारे एंजल इन्वेस्टर, तो ही सपोर्टेड अस वेरी वेल इन मेंटरशिप के कॉरपोरेट कैसा रन करता है, क्योंकि नन ऑफ अस आर फ्रॉम बिजनेस फैमिली. मैं और चिराग तो नहीं थे, उसके भी पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे भी पापा गवर्नमेंट जॉब में इवन थे. जॉब भी नहीं की थी Yes. आपने. हाँ, और हम लोगों ने जॉब भी नहीं की थी. तो हमारे पास वो वाला पॉइंट नहीं था कि बिजनेस होता कैसे, क्योंकि कई बार क्या होता है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह पर होता है, एक्सपेरिमेंट अपनी जगह पर होता है, पर एक गाइडेंस मिल जाता है ना, तो यू कैन कट आउट योर टाइमलाइन, यू कैन शॉर्ट आउट योर मिस्टेक्स. एंड सेल्फ डाउट्स पे आई थिंक रिड्यूस हो जाता है. लाइक आप कितने भी जीनियस हो, आपको ऐसा ही लगता होगा कि शायद इससे कुछ बेटर होगा, इससे कुछ बेटर होगा. हाँ, यानी एक आपके पास है ना चेक पॉइंट आ जाता है कि ये करने से क्या क्या हो सकता है. अभी एक दूसरे को क्वेश्चन पूछेंगे मैं और चिराग, तो हम दोनों ब्लैंक है. ज़रा अच्छा है कि कोई थर्ड पार्टी जो एक्सपीरियंस लेके बैठा है, उनसे क्वेश्चन पूछो. तो वो केस में उनका गाइडेंस बहुत ही काम लगा. उनका बैकग्राउंड क्या था तो फिर? ही हैज़ वेरी गुड बैकग्राउंड एक्चुअली. इसरो में काम किया हुआ था उन्होंने. बाद में उन्होंने एक कंपनी जो मोबाइल जिस ज़माने में इंट्रोड्यूस किया था, वो उन लोगों ने किया था. बाइट इंटरफेस से उनकी एक कंपनी थी, उसमें वो पार्टनर थे. तो गुजरात में जो कंप्यूटर बेचते थे या उसके बाद मोबाइल बेचते थे, वो उनकी हार्डवेयर कंपनी थी. और इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग उनको पहचानते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, एकेडमिकली और इंस्टीट्यूशन में भी उनकी बहुत ही अच्छी प्रेजेंस थी. तो उनकी प्रोफाइल बहुत बड़ी है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा अभी बैठे बैठे. बट आई सजेस्ट यू कि एक दिन उनको भी पॉडकास्ट पर लाओ और उनका एक अलग For से sure. जर्नी देखो. बट अगर यहाँ पर मैं बोलूँ ना, तो 2 पार्टनर होते हैं ना, तो कभी भी आपको यस नो में प्रॉब्लम होता है कि मेरा ये ओपिनियन है, उसका वो है. तो एक थर्ड पर्सन होता है ना, तो वो एक बहुत फ़ायदा करता है आपको. और विथ एज ऑल्सो एक रिस्पेक्ट भी आता है आपको कि ठीक है, उनकी एज है, वो रिस्पेक्ट की वजह से भी मान लो उनकी बात. और उनकी बात जब भी मानी, सब फ़ायदा ही हुआ, क्योंकि वो अलग सेंस होती थी उनकी. उनके खर्चे भी वो उन्होंने जब जब करवाया ना, तो मुझे और चिराग को तो वो वर्थलेस ही लगते थे कि क्यों मेंबरशिप लेनी है गेशिया की, क्यों यहाँ पर अपीयर होना है, क्यों इसके लिए अप्लाई करना है. पर भरत सर ने वो सारी चीज़ें करवाई. एक बहुत बड़ा फ़ायदा कि कंप्लाइंस लेवल पर हमें बहुत ही अच्छे से एक सपोर्ट मिला, क्योंकि कोई भी नया एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो अपने बिजनेस पर बहुत फोकस्ड होता है और वो कर भी लेता है. पर गवर्नमेंट कंप्लाइंस एक बहुत ही अलग चीज़ होती है. लीगल एंड Right. फाइनेंशियल. या एग्जैक्टली. और वो उनकी एक्सपर्टीज़ थी, उसकी वजह से हम लोग पहले से ही कंप्लाइंस लेवल पर बहुत ही स्ट्रांग थे. और इसी की वजह से जब हम लोग IPO लेके आए ना, तो वो भी हमें फ़ायदा किया. तो अल्टीमेटली जब पार्टनरशिप फर्म थी 2009 से 11 के बीच में, हम 4 स्टूडेंट्स थे. उसमें से एक ने अलग कंपनी कर ली, एक बंदा जॉब में चला गया, भरत भाई जॉइन यू. और भरत भाई ज्वाइन कर लिए. तो हम तीनों इक्वल पार्टनर से प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना दिए. Wow, what a great story. It's reminding of our story. as well, Yes, right? It's a very hundreds, similar. very similar. We also started in third year of engineering college. We also rented one flat. Then we become a private limited. And It's also- almost very similar. So we are 3. But we are 3. हाँ, लोग बोलते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा, मैं बोलूँगा नहीं. नहीं, ऐसा नहीं है. सो प्रतीक, लोग पहले से क्या बोलते हैं कि भाई बिजनेस में सिस्टम लेके आओ, ऑपरेशंस लेके आओ, ये प्रोसेस से काम करो. बट व्हेन वी स्टार्टिंग राइट समथिंग, तब कौन सी सिस्टम होती है, कौन से प्रोसेस होते हैं? तो डेफिनेटली होते हैं, तो डे बाय डे पे हमें इन्वॉल्व करना चाहिए. सो हाउ यू डिड दैट? देखो, मेन चीज़ आप समझ के चलो, कोई भी बिजनेस हो, IT कंपनी हो या कोई भी बिजनेस हो, 2-3 चीज़ें को आपको हमेशा से ध्यान रखना है. एक होता है कोर.
कि आपका बिजनेस क्या है। जैसे कि मेरी आईटी कंपनी है तो मुझे आईटी में नॉलेज होना चाहिए, आईटी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए, अपने कॉम्पिटिटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो एक हो गया कोर। दूसरा होता है आपका डिसीजन मेकिंग पावर, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। ये पर्सनल क्वालिटीज़ में आ गया। क्या है, आप क्या सोचते हो, कैसे काम करते हो, कैसे एग्जीक्यूट करते हो वगैरह। तीसरी चीज़ हो जाती है कि आपका एथिक्स, कि कोई भी धंधे में आप शॉर्टकट लोगे या फिर झूठ बोलोगे या फिर क्वालिटी मेंटेन नहीं करोगे तो वो शॉर्ट टर्म गेन देगा आपको, पर लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो ये 2-3 चीज़ अगर है आपके पास तो लास्ट पे आ जाता है कि विज़न। ये सब क्वालिटी है, पर आपका विज़न ही अगर छोटा रख दिया ना आपने तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। शायद मैं, चिराग, भरत सर, हम तीनों की क्वालिटी कोई कॉमन है ही नहीं। हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता हूँ तो चिराग कम रिस्क लेता है, तो वो हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि शायद मैं ज़्यादा रिस्क लेके डूबा भी देता कंपनी को, पर चिराग था तो उससे बचा दिया। या चिराग कम रिस्क लेके छोटी कंपनी बन जाता तो शायद मैं था तो बढ़ा भी दिया। हम दोनों शायद दूर का नहीं सोच पाते तो भरत सर के इन्वॉल्वमेंट से वो भी शॉर्ट आउट हो गया। तो पार्टनर हमेशा मैं यही सोचूंगा कि कॉम्प्लीमेंट करे वैसे ढूंढो अपने पार्टनर्स को, क्योंकि कई बार क्या होता है, सेम एरिया ऑफ इंटरेस्ट के दो दोस्त लोग कंपनी चालू कर देते हैं तो दोनों की क्वालिटी तो सेम है, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। हाँ, वो केस में भी कर ही सकते हो, क्योंकि अगर सीनर्जी मैच होती है तो पार्टनरशिप करो, और जो जो स्किल सेट में आप लोग कम पढ़ रहे हो वहाँ पर रिक्रूटमेंट कर दो, ई सॉप दे दो या नया को फाउंडर लेके आओ। वैसे भी आप कंपनी आगे बढ़ा सकते हो। इनिशियली जो हम सर्विस स्टार्ट करते हैं, राइट नाउ क्या होता है कि मुझे जो एज अ सिंगल जो कंपनी स्टार्ट करता है उसको जो स्किल आती है उसके अंदर बेसिस के ऊपर चालू कर देता है। तो आपने जो जब सर्विस चूज की कि हम इस सर्विस से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट मूवर सर्विस होती है वो आपको इनिशियली अच्छा बूस्ट दे देती है। अगर आपने गलत पकड़ लिया तो आपके अंदर डिमोटिवेशन भी आ जाएगा। अगर सर्विस बिकी नहीं, चली नहीं, तो आप स्टॉप करके आप खुद जॉब में चले जाओगे। तो इनिशियली सर्विस कैसे चूज करनी चाहिए और आपकी क्या जर्नी रही थी, फिर कैसे एड ऑन करते गए, एंड राइट नाउ यू आर रनिंग सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एज वेल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे लोग हैं ना, जॉब करने के बाद जो बिजनेस करते हैं ना उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, 2 साल जॉब की मैंने, 1 साल जॉब की या 5 साल जॉब की, तो उसके बाद मैं ना एंड्रॉयड की कंपनी स्टार्ट कर दूंगा। हमारे साथ फ़ायदा ये हुआ कि हमने जॉब की ही नहीं थी, तो हमें कुछ भी नहीं आता था, हमें बिजनेस करना आता था। तो टेक्नोलॉजी में वी वर ब्लैंक, बट हाँ बिजनेस सेंस थी। तो अगर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, आपका बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो जो कोर फैक्टर है वो तो बदलता रहेगा, क्योंकि हर टाइम पर, हर डिकेड में अलग अलग कोर बदलता रहता है, इंडस्ट्री अप डाउन होती रहती है। पर अगर बिजनेस सेंस है आप में तो आप कोई भी बिजनेस कर लोगे। तो उस टाइम भी हमारे साथ वही हुआ कि बिजनेस सेंस थी, तो हमने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या आता है। हमने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि मार्केट में क्या डिमांड है। ठीक है, हमारा बैकग्राउंड था आईटी का, और आईटी एज अ इंडस्ट्री वेरी बूमिंग इन 2009-2010। तो आईटी में ही करना था, वो तो हमने श्योर कर लिया। अभी आईटी में भी बहुत सारी वर्टिकल्स है, तो हमने सोचा कि उस टाइम पर एंड्रॉयड फ़ोन नया नया लॉन्च हुआ था। नोकिया हम लोग यूज़ करते थे, पर एंड्रॉयड यानी कि स्मार्टफोन का एरा स्टार्ट हुआ था। तो हमने सबसे पहले वही चीज़ की कि अपने एंड्रॉयड की एप्लीकेशन का डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में घुस रहे हो तो वहाँ पर पहले से जो लोग 10 साल 20 साल पुरानी कंपनियाँ लेके बैठे, वो कभी भी आपको एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास पोर्टफोलियो है, उनके पास एक्सपर्टीज़ है, उनका नाम है, तो एम्प्लॉय भी वहाँ जाएंगे, क्लाइंट भी वहाँ जाएंगे। तो हमने अनटच मार्केट एक्सप्लोर किया और वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो हमें 2 तकलीफ़ें भी निकली, क्योंकि एंड्रॉयड जब नया मार्केट था, तो जब आपको क्लाइंट ढूंढने तो क्लाइंट भी नहीं होंगे, तो आपको वो अवेयरनेस फैलाना है कि भाई ये एरा आ रहा है। तो जो बाहर के क्लाइंट थे उनको पिच करना पड़ा कि भाई एंड्रॉयड की एप्लीकेशन भी डेवलप करो, जिसकी वेबसाइट ऑलरेडी है वो लोग एप्लीकेशन पर आने ही वाले थे, तो हमने उनको अवेयर किया। दूसरा प्रॉब्लम हमें क्रिएट हुआ कि जो एम्प्लॉई है या ट्रेनीज़ है उनको भी एंड्रॉयड नहीं आता है, तो उनको भी सिखाना है। और एज आई सेड कि हमने भी जॉब नहीं की थी, तो हमें भी खुद सीखना था। तो हमने ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी ही पकड़ी जो अपकमिंग है, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन नहीं आएगी बीच में, और ट्रेनीज़ को ट्रेन कर दिया। मार्केट में प्रोजेक्ट जब मिलते हैं ना, तो दूसरा फ़ायदा ये होता है कि और कोई कर ही नहीं रहा है,
तो क्लाइंट के पास भी ऑप्शन कम है तो वो हमें ही देंगे, और तो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो हमारा बना, क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस होते हैं ना, उनको चेंज होने में देर लगती है। जियो ने सीधा 5G लेके आया, पर 4G वाले को 5G में आने में देर लगी। वैसे ही आईटी में था, एंड्रॉयड सबने करना स्टार्ट कर दिया पर उनको देर लगी, तब तक हमने अपना पोर्टफोलियो बना दिया। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि GTO ने एंड्रॉयड एज अ सब्जेक्ट लॉन्च किया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये सीखना स्टार्ट कर दिया, तो मार्केट में एंड्रॉयड डेवलपर की भरमार हो गई। तो तभी हम अटक गए कि भाई 1-2 साल एंड्रॉयड कर दिया, अभी हर कोई एंड्रॉयड करेगा, क्योंकि जो हमारी यूएसपी थी, क्योंकि हम ही सिखा पा रहे थे, हमारे पास ही है वो एम्प्लॉई, तो क्लाइंट हमारे पास से आएंगे। अभी सबके पास है, हमने उसी टाइम पर कर दिया, iOS में शिफ्ट कर दिया कि अभी iOS डेवलपमेंट भी करेंगे। तब कोई कॉलेज नहीं पढ़ा रहा था और सबके पास वो लिनक्स के या विंडोज़ के पीसी थे। iOS तो एप्पल के सिवा बनता भी नहीं था। जो मैंने पहले भी बताया कि हमने पहला iMac लिया था एम्प्लॉई के पास से क्राउड फंडिंग करके, तो हमारे पास वो एक बेनिफिट आ गया। तो बाद में जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती थी, तो 4-5 साल में हम लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ भी एज अ जो बोलते हैं ना कि रिक्रूटमेंट के लिए जाते थे, तो वहाँ से तो कांटेक्ट होते थे, पर उनके एकेडमिक में भी हमारा इन्वॉल्वमेंट चालू हो गया था, क्योंकि वो लोग इंडस्ट्री से पूछते कि क्या कोर्स रखे, कौन से सब्जेक्ट रखे। तो हमने ये सजेशन दे के iOS वाला भी कोर्स इंट्रोड्यूस करवा दिया था। तो अगेन वही वाला सीन है कि हम तो इकोसिस्टम को फ़ायदा करवाने के लिए इन फेथ ऑफ इकोसिस्टम हम लोग अच्छा सजेशन देते हैं, तो वो हम लोग कंपटीशन से कभी डरे नहीं है। तो हम कुछ हमारा यूएसपी है, हम अपने पास रखेंगे, हम वो वाली मेंटालिटी वाले नहीं है। हम लोग तो इकोसिस्टम को ग्रो करेंगे तो हम ग्रो हो गए, वो वाली मेंटालिटी वाले हैं। तो जब iOS के डेवलपर भी आने लगे, तो भी एक रेजिस्टेंस होता था कंपनीज के लिए, क्योंकि उनको हार्डवेयर शिफ्ट करना ना वो बहुत ही कैपिटल इंटेंस चीज़ होती थी। हमने वो एनवायरनमेंट पहले से ही बना दिया था, तो हमारे लिए वो इजी होता था। तो डिवाइस टेस्टिंग के लिए होने चाहिए या डेवलपमेंट के लिए iMac या Mac mini होने चाहिए, वो सब हमने शॉर्टेड कर लिया था। तो उसकी वजह से वो एक एरा हमारा निकला, और 2-3 साल हम लोग ऊपर रहे हमारा पोर्टफोलियो। और एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशन बनाएगा वो iOS की भी बनाएगा, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को भी, तो वो भी हमें बूस्ट देने लगा। उसके बाद हमने गेम डेवलपमेंट के ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हमने देखा कि आगे की जनरेशन, वैसे भी जियो आ गया था 2016 के आसपास, इंटरनेट की स्पीड वगैरह भी, जियो तो अभी आया पर इंटरनेट की स्पीड वगैरह बहुत अच्छी होने लगी थी, और मोबाइल के कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छे आने लगे थे। तो हमने ये देख लिया, क्योंकि ऐप बना ही रहे थे ना, तो एप्लीकेशन के थ्रू गेम बनाई पहले, और उसके बाद यूनिटी के थ्रू गेम बनाई। तो वो भी एक एरा हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। अगेन कॉलेजेस में भी वो इंट्रोड्यूस करवाया, और ये इंट्रोड्यूस करवाने का फ़ायदा ये होता था क्योंकि हमें भी एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। हर बार हम ही ट्रेन करेंगे, उससे अच्छा है 60 लोग पढ़ के आए उसमें से सिलेक्ट करके ट्रेन कराए, क्योंकि और कोई तो लेने वाला नहीं है, मार्केट में अभी किसी ने स्टार्ट किया नहीं है। तो वैसे वैसे करते हमने गेम डिपार्टमेंट अच्छे से चलाया। उसके बाद ब्लॉकचेन जब आया था ट्रेंड में, तब हमने उसका भी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। उसके बाद AI/ML IoT बेस, और बाद में कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जो बड़ी बड़ी कंपनी का पूरा डिजिटल शिफ्ट करना है, उनका अपना ऑटोमाइज करना है, तो ब्रांड भी बन गई थी, अच्छे क्लाइंट्स भी बन गए थे, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां ऑन बोर्ड होने लगी। तो वैसे ही हमने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चालू रखा, और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे। वेरी ग्रेट जिनी। राइट नाउ हम कितनी वेराइटीज ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर ऑन एन एवरेज? देखो, मेन चीज़ अगर आज के दिन पर हम लोग है ना, टेक्नोलॉजी वाइज अपने आप को बाइफरगेट नहीं करते, हम लोग सोल्यूशन बेस्ड अपने आप को बाइफरगेट करते हैं। जैसे कि एक ई-कॉमर्स वाला सेक्टर हो गया, एक AI वाला हमारा टीम अलग हो गया, ब्लॉकचेन iOS और वो सब तो है, पर उसको मोबाइल टीम बना दी, वेब टीम बना दी। तो अभी हम लोग पूरा टेक्नोलॉजी से निकल के सोल्यूशन बेस्ड वाली टीम पर आ गए हैं। तो उसमें आपको वेरिएशन ऑफ एम्प्लॉय मिलेंगे, क्योंकि आज के दिन पर ये AI के ज़माने में आप एक टेक्नोलॉजी पकड़ के नहीं बैठ सकते। आपको एम्प्लॉई को समझना पड़ेगा कि क्लाइंट जो रिक्वायरमेंट देता है उसका सॉल्यूशन देना है। उसके लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी अवेलेबल है मार्केट में, कौन से टूल अवेलेबल है, उसको यूज़ करो। कम से कम टाइम में बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी आपको क्लाइंट को देनी पड़ती है। तो वी शिफ्टेड फ्रॉम दैट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट टू सोल्यूशन बेस्ड डिपार्टमेंट। सो इट्स जुलाई 2025। अगर आज किसी को स्टार्ट करना हो तो प्रिटेंड कैसे कर सकता है कि नई सर्विस उसे कौन सी देनी है आने वाले 1 से 2 साल में? देखो, जब भी आप किसी की सक्सेस स्टोरी सुनना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको एक
चीज़ हमेशा दिमाग में याद रखनी है कि हमने जब स्ट्रगल किया था वो टाइम अलग था, वो कंडीशन अलग थी, वो माइंडसेट अलग था, वो मार्केट अलग था। आज अगर आपको कुछ कॉपी करना है ना, तो आप एक दो चीज़ ही कॉपी कर सकते हो। एक है माइंडसेट, दूसरा है कि आपके एथिक्स जो हमने उस टाइम पर रखे थे, तो आज के टाइम पर भी वही एथिक्स रखो कि एम्प्लॉई के साइड हो, क्लाइंट के साइड हो या गवर्नमेंट साइड हो, आपको एथिकली बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ेगा। माइंडसेट आपका ग्रोथ वाला, विजन वाला, स्ट्रगल वाला, अप डाउन्स में कूल डाउन रहने वाला, तो ये सारे माइंडसेट रखोगे तो सर्वाइव कर पाओगे। और आपके क्वेश्चन का अगर मैं आंसर दूँ तो सब लोगों को मालूम है अभी एआई वर्ड एज अ वर्ड बहुत ही बबल है, पर आपको पहले सेक्टर देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर अप है, डाउन है, या जहाँ पर ज़्यादा स्कोप है। फिर भी आप नैरो डाउन करके आईटी में आते हो, तो आईटी में टेक्नोलॉजी बेस्ड अपना जर्नी सिलेक्ट मत करो, सॉल्यूशन बेस्ड अपना जर्नी सिलेक्ट करो कि मुझे क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। मैं D2C ब्रांड बनना चाहता हूँ एआई को पकड़ के, या फिर मैं एक B2B ब्रांड बनना चाहता हूँ जिसमें बिजनेस को कुछ सॉल्यूशन देना चाहता हूँ, या मैं कोई प्लेटफॉर्म बनना चाहता हूँ, या फिर ये सब छोड़ दो, मैं सर्विसेज में नहीं, मैं एक प्रोडक्ट बनना चाहता हूँ। अभी आपके क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, वो आपको देखना है कि आपका सर्वाइविंग फेज क्या है। आप ऑपरेशन में ज़्यादा अच्छे हो, या आप मैन मैनेजमेंट में ज़्यादा अच्छे हो, या आप प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में ज़्यादा अच्छे हो, मार्केटिंग में ज़्यादा अच्छे हो। अपनी स्ट्रेंथ पहचानो। यू आर टेकिंग मेंटरशिप फ्रॉम मी, तो जितने भी लोग मेरे से मेंटरशिप लेते हैं उनके लिए एक कॉमन जवाब नहीं होता है। मैं पहले सामने वाले को देखता हूँ कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या अवेबिलिटी है उनके पास रिसोर्सेज की। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम सजेस्टिंग द थिंग्स। या समथिंग लाइक डायबिटीज हो तो शुगर खाने की सलाह नहीं दे सकते। एक गेमिंग इंडस्ट्री रिलेटेड भी क्वेश्चन था कि गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में पहले से थोड़ी टफ रही है, बिकॉज आप कोई भी बड़ी गेम पकड़ लो, आज GTA 5 हो गया, देन PUBG हो गई, तो ये सारी फॉरेन कंट्री की गेम है। तो आपको कोई चैलेंजेस फेस हुआ था? एंड नाउ द एरा ऑफ AI, हाउ डू यू फील कि गेमिंग इंडस्ट्री कैसे टर्न करेगी? देखो, आपने जो जो बड़ी गेमिंग कंपनी का नाम बताया वो फ्लरिश इंडिया में नहीं हो पाई है, उसका एक रीज़न है। हम लोग गेमिंग इंडस्ट्री को बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। हैदराबाद में बहुत अच्छे से इकोसिस्टम बनी है क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पर सपोर्ट करती है, और GDC करके एक इवेंट होती है वो भी ऑलवेज अटेंड की थी। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये बोलता है कि ये जो बड़ी गेम होती है ना, उसके लिए दो चीज़ लगती है, एक तो है रुपया और दूसरा है पेशेंस। इंडिया में अगर देखने जाए कि तो आज का एरा अलग है, स्टार्टअप या इन्वेस्टमेंट इजीली मिल जाता है, ये वर्ड बहुत ही बूमिंग है। जब इनिशियल फेज था गेमिंग का, तब कोई उसमें इन्वेस्ट नहीं करता था क्योंकि जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स है हमारी इंडिया में, वो रियल एस्टेट में या फिर कुछ धंधा Yes, जो business बोलते हैं में ना, डालते हैं। उसमें डालते हैं जहाँ पर कुछ ट्रेडिंग हो रही है, रुपया मिल रहा है वगैरह। गेमिंग में ऐसा होता है कि वो आज डाला, वो कब जाके निकलेगा मालूम नहीं, कितने लोग डाउनलोड करेंगे मालूम नहीं। तो ये एक चीज़ हो गई कि फंडिंग की हमेशा से किल्लत रहती थी। इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री भी जो बड़ी बनी है ना, तो मैं बोलूँगा कि हाइपर कैजुअल गेम से बड़ी बनी है। छोटी गेम होती है, फटाफट बन जाती है, उसका ROI स्टार्ट हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस आता है कंपनी को, तो वो दूसरी भी गेम बनाती है। क्योंकि इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास है बल्क में मैन पावर। पावर और यूज़र्स। मैन पावर के ज़्यादा अच्छा वर्ड है यूज़र्स। तब कुछ भी बनाओगे ना वो बिकेगा, एक बार तो डाउनलोड करेंगे। पेमेंट वाली जो गेम है वो यहाँ इंडिया में नहीं चलती, वो US में से अच्छे से चलती है जिसमें इन ऐप परचेज होते हैं। पर यहाँ की गेमिंग इंडस्ट्री फ्लरिश हुए बिकॉज ऑफ द एडसेंस। जो भी आप गेम खेल रहे हैं, इतने सारे लोग खेल रहे हैं, नीचे एक गेम में ऐड आ रही है, वहाँ से इनकम हो जाती थी। आज के दिन पर वो थोड़ी टफ है, दो रीज़न की वजह से। एक रीज़न है गवर्नमेंट का लॉज, जो उन्होंने 28% का GST डाल दिया। हमें भी उससे तकलीफ पड़ी क्योंकि हमारे डायरेक्टली प्रोडक्ट्स नहीं थे, पर हमारे क्लाइंट जो भी रुपए हमें दे के अपनी प्रोडक्ट बनवा रहे थे, वो लोग बैकफुट पर चले गए क्योंकि इतना हैवी टैक्सेशन आ गया। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी IT कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स बहुत फास्ट बना दी, तो मार्केट इतना कैटर हो गया है ना कि एक ही गेम के आपको 100 वर्जन भी मिलेगा। आज लूडो सर्च करोगे तो 1000 लूडो मिलेगी आपको, जिससे पहले बना दी वो कम आ गए। पर फिर भी आज दूसरी, तीसरी, पाँचवीं नहीं, 50वीं, 100वीं, 500वीं लूडो वाली गेम भी कमा रही है, पर उसके बाद जो बनेगी वो कैसे कमाएगी।
तो बहुत सारी अवेलेबिलिटी ऑफ गेम्स और जो इकोसिस्टम मैंने बताया वो, और इन ऐप परचेस की ऑडियंस इंडिया में नहीं है, वो सारे रीजंस है कि गेमिंग इंडस्ट्री का थोड़ा डाउनफॉल है। पर मैं उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट देख रहा हूँ, क्योंकि ई स्पोर्ट्स वगैरह जब भी आएंगे बहुत ही एग्रेसिवली, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी थोड़ी बदल रही है, जैसे कि टीवी सीरियल में से ओटीटी में कन्वर्ट हुए। आगे का एरा मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि मेटावर्स जैसे चीज़ें आएगी, जब वर्चुअल दुनिया होगी, जहाँ पर आज पिकल बॉल खेलने के लिए दो दोस्त मिल रहे हैं, वो वर्चुअल दुनिया में मिलेंगे। जैसे कि मैं अपने एक प्रोजेक्ट की बात करूँ तो हमने रैकेट में वीआर रैकेट बनाया है पिकल बॉल के। तो आप इंडिया में से कनेक्ट हुए हो, मैं यूएस में से कनेक्ट हो रहा हूँ, और हम दोनों मैच खेल रहे हैं। और वो डिवाइस की कीमत क्या है, 1,500-2,000, शायद आज के दिन पर 5,500 में बिक रही है, 5,000-5,500 में, कल को वो 1,500-2,000 में बिकने लगेगी। तो आप लॉग इन हो जाओ, एक मैच खेल लो अपने घर पर बैठे बैठे। तो ये वाला एरा मैं देख रहा हूँ, तो गेमिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगी। कोई एक मैसेज जो नई गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कोई एक मैसेज देना चाहोगे कि उनको किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? देखो, गेमिंग इंडस्ट्री में आज के दिन पर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक है गेमिंग जो हार्डकोर गेमिंग है, और दूसरा है जो आप बोल सकते हो आरएमजी, रियल मनी जिसमें इन्वॉल्व होता है। शॉर्टकट सभी लोग रहते हैं कि भाई ड्रीम 11 काइंड ऑफ एक हमने या ओपिनियन पोल वाली कुछ गेम बना दी जिसमें बहुत सारा रुपया आएगा। तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि यूज़र एक्विजिशन कॉस्ट बहुत बड़ी होती है, और कंप्लाइंस लेवल पर थोड़ा स्ट्रांग रहना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ़ होती है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप गेमिंग में आ रहे हो तो डोंट थिंक कि भाई 10-20 गेम बना दी उसमें से एक चल जाएगी, वो पहले के ज़माने में होता था। आज आपको 10 साल का एरा लेके बैठना पड़ेगा, पूरी एक स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी कि गूगल प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर कैसे रैंक करती है आपकी गेम या ऐप कुछ भी, और उसमें से रुपए कमाने के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी, कौन से लेवल देने हैं, कौन सी टूर्नामेंट देनी है, कौन से उनको गुडीज़ देनी है, या कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट देने के जहाँ से वो इन ऐप परचेस कर ले। ये बहुत ही डीप स्टडी होती है, बहुत ही एक्सपेरिमेंट करने के बाद मालूम पड़ती है। पर अगर एक बार वो समझ लिया ना, तो बाद में आप राजा हो ये इंडस्ट्री के। तो टाइम टेकिंग है, जर्नी छोटी नहीं है। तो अगर आप समझ रहे हो कि 1-2 साल में इनकम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप डूब जाओगे। आपके पास इनफ फंड होना चाहिए अपने आप को या अपनी टीम को सर्वाइव करने के लिए। तो ये मेरा एक टेक अवेज होगा। मतलब पैशन चाहिए होगा थोड़ा। अच्छा, पैशन से ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। ग्रेट। जब सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली सर्विस बेस्ड के जो ओनर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि जैसे ही हमारे पास वर्कलोड कम होगा क्लाइंट का, हमने एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्ट में लगा दिया, फिर जैसे ही वर्क आएगा वो प्रोडक्ट वहीं छूट जाएगी, देन अगेन सर्विस चालू हो जाएगी। तो जनरली ये जब सर्विस बेस्ड कंपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करती है तो ये सीन होता है। आपका इसके ऊपर क्या मानना है और वो कितना सर्वाइव करता है ये स्ट्रेटेजी? आपने दुखती नस पर हाथ रख दिया। ये प्रॉब्लम हर कोई आईटी इंडस्ट्री में फेस करता है। होता क्या है कि जो भी सर्विस बनाता है या बेचता है, उनको लगता है यार प्रोडक्ट वाला ज़्यादा कमा रहा है या इजी कमा रहा है, और जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में पड़ा है ना, उनको लगेगा यार सर्विस वाला तो धूम मचा रहा है। तो ये हमेशा से प्रॉब्लम रहती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो वी वेर सर्विस बेस्ड कंपनी। अगेन प्रोडक्ट का विजन क्लैश हुआ, इसीलिए शायद हम लोग सेपरेट हुए थे, जो भी हमारी इनिशियल टीम थी। उसके बाद सर्विसेज में बहुत अच्छा किया, बीच में हमने भी वही किया कि फ्री रिसोर्स है तो लाओ प्रोडक्ट बना देते, और अच्छे से सक्सेसफुल भी रही हमारी प्रोडक्ट्स। हैंग कसाब करके हमने बनाई थी, जब कसाब को फांसी दी थी ना, उसके 7 दिन पहले ही लॉन्च की थी, तो उसने धूम मचा दी थी। 2 लाख डाउनलोड उस टाइम पर, 2013-14 की बात कर रहा हूँ मैं। एक आईपीएल को लेके भी हमने गेम और ऐप बनाई थी स्कोरिंग की, और उसमें चैटिंग का भी फीचर था, जब पाकिस्तानी प्लेयर भी खेलते थे आईपीएल में, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो वो भी यूज़र इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा था। बट कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम लोग गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस की, जैसे मैंने बात की ना, वैसे गूगल के और एप्पल के भी अपने कंप्लाइंस होते हैं। अगर वो भी पूरा नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन कितना भी अच्छा कर रही है, 5 लाख 10 लाख डाउनलोड है तो भी उड़ा देगी। और वैसा ही हमारे साथ हुआ कि आईपी का प्रॉब्लम था कि मैं आईपीएल नाम यूज़ कर रहा था अपनी ऐप में, तो उन्होंने एक स्ट्राइक डाली और मेरी एप्लीकेशन रिमूव हो गई, रातों रात इनकम बंद। वैसे ही कसाब वाली जो एप्लीकेशन थी, हैंग कसाब में सिंपल कसाब दौड़ता था, बीच में फंदा था, एग्जैक्ट टाइम पर आप उसको हैंग करोगे
तो हैंग हो जाएगा। तो उसमें भी वायोलेशन ऑफ सम टर्म्स एंड कंडीशन, उसको भी उड़ा दी। तो उसके बाद हम लोग सीखे, बहुत सारी चीज़ें सीखे। एक फेक यू करके अपनी एप्लीकेशन थी एंड्रॉयड में, जिसमें आप फेक कॉल्स कर सकते हो फॉर फन। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। कई बार क्या होता था, दिमाग में कुछ आइडिया आई, बहुत मस्त आइडिया है, बना दी, सब कुछ सेट, उसके बाद गए ना, तब मालूम पड़ा कि ऑलरेडी 10-20 बनी हुई है। और मैं सोचता था कि भाई दुनिया के ये कोने में बैठ के मैं ही सबसे इंटेलिजेंट बंदा हूँ जिसको ये आइडिया पहली बार आया। आपको जब भी आइडिया आए तो पहले ही चेक कर लो कि किसी ने ये आइडिया पर ऑलरेडी काम कर लिया है। अगर वो सक्सेसफुल है तो कैसे, अगर वो फेलियर है तो कैसे। अगर ये आपने चेक कर लिया तो आपकी आधी जंग आप जीत गए। मेन थिंग इसकी सबसे अच्छा फाउंडर हो तो दोनों सेपरेट तुम कर लो। वो बोलने की बात होती है, माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि आपको एक बार रुपया दिखता है ना, ये एक ऐसी बात हो गई, आप जॉब भी कर रहे हो और बिजनेस भी कर रहे हो, आप दोनों चीज़ नहीं कर सकते। या तो जॉब कर लो अच्छे से, या तो बिजनेस कर लो। वैसे ही आप प्रोडक्ट में और सर्विस में दोनों चीज़ें करनी बहुत ही कठिन है। जो लोग कर रहे हैं वो अच्छे से कर भी रहे हैं, एंड सल्यूट टू देम एज आई सेड। बट वरना आपको कुछ स्टार्ट करना है तो पहले से प्लान करके करो कि अल्टीमेटली मुझे कहाँ पहुँचना है, वही वाला स्टार्ट करो। गॉट दैट। सो चाहे आप सर्विस कर लो, चाहे आप प्रोडक्ट कर लो, लेकिन अल्टीमेट एवरीथिंग इज हैपन विद द टीम। आपकी भी अभी राइट नाउ 350 से ज़्यादा की टीम है। सो फॉर देनी कंपनी 0 से 10 तक पहुंचो, 10 से 50, 50 से 100, 100 से 400। सो एवरी स्टेज ऑफ द टीम इज टोटली डिफरेंट। स्टार्टिंग में आप सभी टीम से डायरेक्ट टच में होंगे, कहीं के फैमिली मेम्बर से भी डायरेक्ट टच में होंगे, फिर एचआर आएंगी, एचआर हेड आएंगी, वो सारा का सारा हायरिंग करेंगी, आपका टच थोड़ा कम होता जाएगा। तो आपने जो फेस किया 0 से 10, फिर 100, फिर 350 100, सो उसमें व्हाट यू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस और एनी विच माइंडसेट शिफ्ट? देखो, आपके सवाल में ही जवाब है कि जब छोटी टीम होती है ना, तो वो बहुत ही पर्सनलाइज हो जाती है। आप टीम नहीं बोलते हो, अ ग्रुप ऑफ अ फ्रेंड। साथ में ही मैं बॉस हूँ या वो एम्प्लॉई है, ये जूनियर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग जो काम करते हैं एज अ ग्रुप करते थे, एज अ टीम करते थे, अपनी ही है कंपनी करके। और जब छोटी टीम होती है तो आप घूमने जाते हो या कोई फंक्शन होता है तो उनके पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर को भी आप इन्वॉल्व करते हो, तो वो पूरा एक अलग ही माहौल होता है और रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता है। टू बी फ्रैंक, उस टाइम पर शायद इनिशियल स्टेज पर कोई लड़की नहीं थी कंपनी में, तो सब लड़के होते हैं। तो वो, और मैं तो वहाँ पर ही रहता था पीछे के रूम में, तो वैसे ही आप बंडी में आके बैठ गए, वो कोई चड्डे में बैठा है, कोड करना है, बारिश गिर रही है बाहर, कैसे आएंगे, गीले हो गए तो ठीक है मेरे कपड़े पहन लिए उसने, और वो कोडिंग कर रहा है। तो वो पूरा अलग ही एक माहौल ही अलग होता है। धीरे धीरे जैसे आप बड़े बनते जाते हो ना, तो प्रॉब्लम ये वाले फेज होते हैं कि जब छोटी टीम में कि आज मेरे को पेट में दुख रहा है या मेरी बहन की शादी है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, मुझे मालूम ही है उसकी बहन की शादी है या ये बीमार है, इट्स अप्रूव्ड, और बोलना कहना कुछ नहीं होता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हो ना, तो एक डायरेक्ट टच छूटता जाता है पहला। दूसरा के सिस्टम को इन्वॉल्व करना पड़ता है हमें। तो एक आपको सिस्टम प्री डिफाइन बना देनी पड़ती है कि भाई साल में इतनी ही छुट्टी ले सकते हो, इतने बजे तो आ ही जाना है, वरना हम लोग सैलरी डिडक्ट कर देंगे। तो ये सारे एचआर पॉलिसीज़ जो बोलते हैं ना, तो वो सब इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। सेटिस्फेक्शन लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है एम्प्लॉई का। बट जो पुराने लोग होते हैं या मैनेजर लोग होते हैं वो भी समझते हैं, क्योंकि अपने सभी डिपार्टमेंट को, क्योंकि सबकी सोच अलग होती है और हम लोग डिसेंट्रलाइज सिस्टम में मानते हैं, तो हमने पावर से ना डिस्ट्रीब्यूट करके रखे थे पहले दिन से कि तेरी टीम है, तू अपना डिसीजन ले, उसको छुट्टी देनी है नहीं देनी है ये वो। तो जैसे जैसे टीम बड़ी होती जाती है ना, तो हर कोई का डिसीजन मेकिंग अलग होता है। मेरे को मेरी टीम को इस तरीके से स्ट्रिक्टनेस से ले जानी है, कोई बोले मेरी टीम को मैं हैप्पीनेस से ले जाऊंगा, तो अपने अपने तरीके से डिसीजन लेते हैं। तो बाद में आती है कंपैरिजन। तो वो वाले इश्यू जब फेस करने पड़ते हैं एज अ ओनर या मैनेजर, तो आपको एक एसओपी बनानी पड़ती है, एक स्ट्रक्चरल वे में एक पॉलिसीज़ डिफाइन करनी पड़ती है, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो हर्ट करेगी। अगर मैं बोल दूं कि नहीं 10 बजे ही चाय मिलेगी, तो जो लोग 11 बजे पीते हैं उनको प्रॉब्लम। अगर मैं बोल दूँ तो 11 बजे ही चाय मिलेगी, तो जो 10 बजे पीते हैं उनको प्रॉब्लम। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है। पॉलिसीज़ मैंने ही बनाई है या कोई कंपनी में मैं जॉब करता था वहाँ से डिराइव की है, वैसा तो था नहीं, हमने मिल के बनाई है। तो वो एक हमारा अच्छा पार्ट रहा कि जहाँ जहाँ भी ऐसे इश्यू आते थे ना कि भाई दिन में 2 टाइम देनी है नहीं देनी है,
ब्रेक कितना देना है, तो हम लोग जॉइंटली डिस्कस करते थे और सब स्टेक होल्डर होते हैं, तो जो बोलते हैं ना एक डेमोक्रेसी जैसा माहौल के सब ने अप्रूव कर दिया और 2 लोग डिससेटिस्फाइड थी पर फिर भी ग्रुप में ही डिसाइड हुआ है, तो वो कभी भी एग्री हो जाते हैं। हाँ, और वो कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते थे। और बड़ी टीम बनती है तब प्रॉब्लम ये आता है कि पॉलिसीज़ जो होती है ना वो ग्रुप के साथ डिस्कस नहीं होती है, वो एक टेबल पर मैनेजरियल पोजीशन वाले लोग बैठ के वो डिसाइड करते हैं। तब प्रॉब्लम और आती है कि एंड यूज़र तक वो मैसेज ही नहीं पहुंचा है कि क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको तो मालूम ही है और सबका एक एम तो रहता है कि हमें एम्प्लॉय की हैप्पीनेस के ऊपर ही फोकस करना है विद द पॉलिसी ऑफ कंपनी वगैरह। बट वो जो मैसेज कन्वे जो पहले होता था छोटी टीम में वो होना डिले हो जाता है या एक चेन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो कि दूसरे तरीके से होता है। हाँ, यानी मैं आपको जिस तरीके से समझा पाऊंगा या कन्विंस कर वो पाऊंगा नहीं रहता। हाँ, और मैं अभी आज शांत मूड में हूँ, मेरे नीचे वाला शांत मूड में हो, बीच वाला क्लाइंट ने गाली दी है और वो गुस्से में है, तो वो आगे क्या मैसेज फॉरवर्ड करेगा, भाई नहीं मिलेगी छुट्टी आज, किसी को घर नहीं जाना मिलेगा, तो वो टोन कहीं ना कहीं तो बिगड़ ही सकता है। तो वो छोटी टीम में वो बहुत ही अलग माहौल होता है। दूसरा कि आज भी वो छोटी टीम होती है तो वो तो मैनेजरियल पोजीशन पर है, तो हमारा एक गैदरिंग अलग होता है। आप पहले क्या होता था, पूरी कंपनी जा रही जहाँ जा रही है। आज की मैं बात करूँ, ये सैटरडे फन एक्टिविटी होगा, फर्स्ट सैटरडे हमारा होता है। एक टीम जा रही है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक टीम जा रही है पोलो फॉरेस्ट, एक टीम जा रही है मूवी देखने के लिए और एक टीम HR एक्टिविटी कर रही है ऑफिस के अंदर ही। अभी 350 लोगों को सबका दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता। मैं सभी को बोलो कि चलो जंगल में ही घूमने जाना है, वो नहीं कर पाएंगे। तो हमने वैसे ही डिसेंट्रलाइज किया है, तो अपने अपने ग्रुप के हिसाब से अपना अपना डिसीजन लेते हैं आज के दिन पर। वो फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपैरिजन होता है, यार मेरे को पोलो फॉरेस्ट जाना था पर मेरा ग्रुप मूवी के लिए जा रहा है, मुझे अभी ये मूवी देखी हुई है मैंने। पर वो एक ग्रुप डिसीजन होता है, तो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो ये सारे इश्यू आते भी है, आज के दिन पर भी आते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखो, एज अ मैनेजर आपको एक ही चीज़ करनी है कि सामने वालों को सुनो। अगर आपने सुन लिया ना तो आधा प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो गया। दूसरी चीज़ होती है, भाई तेरा दर्द नहीं है, ये मेरा भी दर्द है, ये कन्विंस करो और उसको ही पूछो इसका सोल्यूशन क्या करेंगे। वो देगा अपना पर्सनलाइज सोल्यूशन, पर उसको समझाओ कि ये सोल्यूशन ग्लोबलाइज है, वो तुरंत ना बोल देगा और उसका प्रॉब्लम वहीं से वो सॉल्व करके चला जाएगा। तो एज अ मैनेजर यू हैव टू बी वेरी श्योर कि जो भी बंदा आपको कंप्लेन करने के लिए आया ना, तो उसको एक बार सुन लो। सो प्रतीक, मोस्टली क्या होता है कि छोटी टीम राइट, तो पीपल डायरेक्टली रीच आउट टू यू। फिर बड़ी टीम बन गई तो बीच में मैनेजर आ गया, फिर कोई दूसरा हेड वगैरह आ गया। सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन कंपनीज बिकम वेरी बिग, तो इनोवेशन कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हायरार्ची की, कि इसका अप्रूवल लो, उसका अप्रूवल लो, बिलिंग में उसका अप्रूवल। पहले क्या होता है कि भाई चलो भाई मैकबुक मंगाना 70,000 का है, यू से ओके चलो ले लो। अभी HR के पास जाओ या फिर अकाउंट डिपार्टमेंट्स के पास जाओ, उससे अप्रूवल लो, 1-2 दिन बाद आंसर देगा। So how you keep becoming your team, keep innovating? बात तो सही है, फ़र्क पड़ता है। बट अगर आप देखोगे ना कि आज के दिन पर भी हमारी पॉलिसी तो वही है कि इजीली आप मेरी कैबिन में आओ, बातचीत करो। प्रॉब्लम ये होता है कि हर एक को मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ। जो लोग पुराने हैं वो आज के दिन पर भी छोटा प्रॉब्लम हो या बड़ा प्रॉब्लम हो या कोई भी इनोवेशन हो या आइडिया हो, मेरे साथ डिस्कस करते हैं। पर जो लोगों को मैंने रिक्रूट नहीं किया बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ, नाउ वी हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एवरीथिंग, तो वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। और जहाँ पर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे वहाँ पर आप डिस्कस भी नहीं कर पाओगे। बट फिर भी कुछ ना कुछ आपकी कंपनी में आप ऐसी पॉलिसीज़ बना सकते हो या एक्टिविटीज़ बना सकते हो जहाँ पर ये वाली क्वालिटीज़ को बाहर निखारो। दूसरी एक बड़ी चीज़ ये होती है कि आप हर एक को पर्सनली 1-to-1 नहीं मिल पाओगे, पर कुछ कुछ इवेंट में आपको विजिबल होना है। जैसे कि आउटडोर पिकनिक में गए, वहाँ पर फ्लोर पर आपने डांस कर दिया तो कर दिया। स्पोर्ट्स में आप खेलने गए तो लोग आपको तो देखते हैं ना, तो वो कंफर्ट महसूस करने लगेंगे, यार ये बॉस उसके सर के ऊपर सिंह नहीं है, ये भी अपने जैसा है। अगर वो वाला कंफर्ट आप दे पाते हो ना, तो शायद चांसेस है कि वो लोग आपके पास आएंगे डिस्कशन के लिए। फिर भी दूसरी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें ये जो आपने इनोवेशन वगैरह बोला ना, तो हैकेथॉन जैसी कुछ इवेंट हो गई, या फिर हमारे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक स्पोर्ट्स लीग करते हैं पूरा। हर साल होती है, 2-3 महीने तक चलती है, 12 स्पोर्ट्स होती है, हाउसेस बना दिए।
तो ये वाले जो आउटसाइड ऑफिस वाले जो ग्रुप्स या एक्टिविटीज़ होती है ना, वहाँ पर एक कंफर्ट जोन बनता है, वहाँ पर हो जाती है। फिर भी अगर आपकी जो सोच है ना वो आपने नीचे के टीम मेंबर्स को भी दी है, तो एंड यूज़र शायद मेरे पास डायरेक्टली नहीं आएगा, पर वो उसके पास जाएगा। और ये क्या होता है कल्चर हर एक कंपनी में। अगर मेरी कंपनी में कल्चर ऐसा था कि पहले दिन से ही क्लाइंट को मैं बोल रहा था, जब 5 लोगों की टीम थी, कि मेरे एक बंदे ने बहुत अच्छे से काम किया है, मैं उसको आज हाय हेलो करवाता हूँ। मैं क्रेडिट नहीं खा गया, क्योंकि एज अ बॉस, एज अ मैनेजर, एज अ टीम लीडर, यू मस्ट गिव द जो भी उसका क्रेडिट है वो एंड यूज़र को देना पड़ेगा आपको, और जो भी प्रॉब्लम है अपने ऊपर लेना है। अगर वो करते हो ना तो वो भी वही चीज़ सीखेगा, और ये वाला कल्चर कंपनी में स्प्रेड हो जाएगा। क्योंकि लोग हैं ना, जैसे बच्चे मम्मी पापा से सीखते हैं, वैसे ही एम्प्लॉई है ना अपने मैनेजर से सीखते हैं। तो वो वाला कल्चर अगर हमने बनाया है ना, तो ऑलवेज वो बंदा हेजिटेट नहीं होगा अपनी आइडिया अपने सीनियर को बोलने में। वरना कई बार क्या होता है कि यार मेरा सीनियर ऐसा है ना, वो अपने नाम पर ये आइडिया चला लेगा, बॉस को लगेगा वो अच्छा है। पर हमारे यहाँ पर ये वाला कल्चर है ना, तो मिडल मैन भी जब आएगा ना, वो बोलेगा उसका नाम लेके, ये आइडिया इसका था, अगर अच्छा है मैं उसको बुलाऊंगा, वेल डन, वेरी गुड। या फिर फ्लोर मीटिंग्स में उसका अप्रिशिएशन में हमने एक शीट बनाई हुई है कि मंथ में एक बार फ्लोर मीटिंग में ये सब रिकग्निशन दे देने के। तो उन लोगों को लगता है यार मैंने छोटी भी बात बोली ना, वो रिकग्नाइज हुई। अगर ऐसा एक का भी आप करते हो ना, तो दूसरे 10 को कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं बोलूँ। तो वो वाली पॉलिसी रखते, तो उसकी वजह से अभी भी, हाँ 100% तो नहीं बोलूँगा जो पहले होता था, पर आज के दिन पर भी थोड़ा फिल्टर होके आ ही जाता है। गॉट इट। सो कभी ऐसा हुआ है राइट, यू लिव द जर्नी ऑफ द 15-17 ईयर्स, जो स्टार्टिंग का जो ग्रुप होता है हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, अर्ली एम्प्लॉयज जो होते हैं वो भी काइंड ऑफ फ्रेंड फैमिली जैसे बन जाते हैं। सो कभी उन्होंने छोड़ा हो या फिर कहीं ऐसा मौका आया हो कि हमें उनको फायर करना पड़ा हो, सो हाउ इट वाज अ टफ फॉर यू? एक इंसिडेंट बोलूँगा, जब मेरा पहला एम्प्लॉय छोड़ के गया था, आई वॉज क्राइंग, ही वॉज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, कि यार तू छोड़ रहा है। वो होता है ना, एक दोस्त छोड़ के जा रहा है ना, वो वाली फीलिंग आती है। बट उस टाइम पर हमारी कंपनी इतनी छोटी है, दूसरा ही साल है, वो बंदा बहुत होशियार है, उसको अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी मिली है, तो हम भी सोचते हैं कि ठीक है चलो ना, जाने दो ना, उसका ग्रोथ हो रहा है। उसको भी ऐसा है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों को आपके साथ ही रहना है, पर कहीं ना कहीं फैमिली सिचुएशन या फिर सोसाइटियल सिचुएशन, कि यार तो अभी तक वही कंपनी में। हमने ऐसा सुना है कि दूसरे जो रूममेट्स होते थे वो हमारे एम्प्लॉय को ऐसा बोलता है, तू 2 साल से 3 साल से वही कंपनी में, जैसा कि उससे गुनाह कर दिया। क्योंकि दूसरे लोग आईटी में वही है कि हर साल पर जॉब बदलो। हाँ, अभी तो ट्रेंड हो गया है वो। हाँ, वो पहले से ही यही ट्रेंड था आईटी में। तो वो वाली चीज़ होती है ना कि एक सोसाइटी प्रेशर आता है कि मुझे सैलरी में प्रॉब्लम नहीं है, एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, कल्चर में प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मुझे छोड़नी पड़ेगी। सर क्यों? अरे सर मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं 5 साल से तू वो कंपनी में है। मैं कहा उसमें प्रॉब्लम क्या है? हमारे बाप दादाओं के ज़माने में आप देखोगे ना, जहाँ पर जॉब लगी वो वहाँ से रिटायर निकलते थे। पर आज की जनरेशन में वो चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। पर मैंने जैसे बताया कि वो एम्प्लॉय के मम्मी पापा भी मुझे आके मिले कि सर आपने बहुत अच्छे से बच्चे को गाइड किया, वो आज इतने अच्छे सैलरी पैकेज ऑफर हुआ उसको, थैंक यू ये वो, और वो वापस आएगा वगैरह। और ठीक है, हम लोग अलग हुए। आफ्टर अ ईयर, जब लास्ट दिन था उससे, वहाँ पर रिज़ाइन किया और वो वापस मेरी कंपनी में ज्वाइन किया। आज भी उसकी एम्प्लॉय आईडी है ना 11001 है उसकी, जो हमने जो रखी है। तो पहली आईडी उसी की है, वो छोड़ के गया वापस आया। और आज भी हमारी कंपनी में, यानी कि पहले साल था, दूसरे साल नहीं था, बाद के 15 साल से हमारे यहाँ पर ही है। वैसे ही बहुत सारे एम्प्लॉय थे जो छोड़ के गए, पर बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये कल्चर दूसरी जगह पर नहीं मिलेगा, तो वो लोग वापस आए। अभी धीरे धीरे वो क्या है कि अपने आप को भी अपने वो ग्रू कर लेते हैं अपने, कि भाई ठीक है ये फैक्चुअल चीज़ है, ऐसा होने ही वाला है। कोरोना के टाइम पर बहुत सारे रेजिग्नेशन आए, क्योंकि हमारा टच छूट गया था, लोग अपने वर्क फ्रॉम होम में थे, तो हम लोग रिटर्न नहीं कर पाए उस टाइम पर। और उस टाइम पर तो मार्केट पूरा पागल बना बैठा था, क्योंकि डबल ट्रबल सैलरी की ऑफ़र आ रही थी, तो उस टाइम पर गए थे। और वरना हमारा रेशियो बहुत यानी बहुत कम था, जो टर्न अराउंड रेशियो बोलते हैं एम्प्लॉय का। रिसेंटली अगर 1-2 साल से देखें तो एआई की वजह से
हमें बहुत सारे लोगों को फायर करना भी पड़ा, क्योंकि अगर वो लोग अपग्रेड नहीं होंगे, हमने बहुत चांस दिया उनको, हमने बहुत सारे सेशन रखे, सब लोग कर सकते तो वो क्यों नहीं। तो वो वाले केस में उनको निकालना भी पड़ा, क्योंकि उनका हायरिंग भी है ना, कोरोना के टाइम पर भी हुआ हो ना, तो वो उतना फिल्टरेशन उस टाइम पर हुआ नहीं था। तो वो वाले केस भी थे कि फायरिंग भी करनी पड़ी। बहुत सारे लोग रोते भी जाते, बहुत सारे लोग गुस्सा होके भी जाते, पर वो वाला सिनेरियो बहुत कम रहता है, क्योंकि हमने पहले से ही है ना सर्विस एग्रीमेंट रखा था, हम भी नहीं निकालेंगे, आप भी नहीं निकलोगे, बॉन्ड जो बोलते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे लोग स्टिक रहे, और एक बार आपके एनवायरनमेंट में, आपके कल्चर में डल जाते हैं तो वो नहीं जाते बाद में। तो अभी तक तो इतना कुछ बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बट हाँ, आगे का टाइम आई डोंट नो, जो भी टेक्नोलॉजी से अपग्रेड नहीं होगा उनके लिए नॉट ओनली इन यूडीज बट इन द इंडस्ट्री वो प्रॉब्लम रहने वाला है। So I just want you to explain that ITR model that you explained me around 1 year ago in very small time period. अगर किसी को फायर करना है तो कैसे करें? नहीं ऐसा फायर करने में, देखो फायर करने में लॉस कंपनी का ही है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने जब हायर किया ना, तो हायरिंग के लिए आपको एक एफर्ट्स लगती है कि आप पहले तो कैंडिडेट को ढूंढो, उनका एक इंटरव्यू प्रोसेस चलता है जिसमें आपको उनका टेक्निकल लेवल, उनका कम्युनिकेशन लेवल, उनका एथिकल लेवल, सब कुछ आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है। सीनियर्स लोग उनके इंटरव्यू लेते हैं जिसका आवरली एक रेट होता है, अगर आप उनको मार्केट में बेचने जाओ तो इतना सारा एफर्ट, कई बार तो थर्ड पार्टी एजेंसीज को भी आपको पेमेंट करना पड़ता है फॉर फाइंडिंग दैट कैंडिडेट। तो ये सारा प्रोसेस और ये सारा बर्डन लेके आप कोई एक बंदे को लाते हो, बाद में क्या वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, आई डोंट नो, शायद कई बार 5 साल वो कंपनी में काम करता है, तो पहले ही दिन से वो रेडी टू सेल नहीं होता है। उसको कंपनी का कल्चर सीखना पड़ता है, दूसरे लोगों को इतना कंफर्ट में आने में भी देर लगती है, उसको खुद को तो देर लगती है, दूसरे लोगों को भी देर लगती है जो उनके टीम मेंबर है। तो वो सारे सिनेरियो में वर्क आवर्स अगर आप कैलकुलेट करो ना, तो वो बहुत सारे वेस्ट होते हैं। तो पहले तो एज अ कंपनी हम लोग वही ट्राई करते हैं कि कैसे उसको संभाल के रखें। उसके लिए अगर वो टेक्निकली प्रॉब्लम है तो उसको मेंटरशिप दे, इंटरनली गाइड करके, भाई तू और एक्स्ट्रा बैठ, ये प्रोजेक्ट भी सीख, सीनियर के साथ सीख, ये कर वो कर। या फिर एथिकल प्रॉब्लम है तो HR डिपार्टमेंट के साइड भी उसको चांस दिया जाता है 1-2 बार। कम्युनिकेशन में भी उनको ट्राई करते हैं दूसरे, और जो कल्चर हमारे यहाँ पर है वो थोड़ा फ्रेंडली कल्चर है, तो सभी लोग सपोर्ट वाली सिस्टम में होते हैं। पर फिर भी जब ये सारे आपने ट्राई कर लिए कि उसको रखने के लिए जो ऑप्शंस या पॉसिबिलिटी है सारे ट्राई कर लिए, फिर भी अगर वो नहीं सेट हो रहा है, देन यू हैव टू गिव देम द अल्टीमेटम कि ये टाइम है, उतने टाइम में तू अपनी जॉब ढूंढ ले। हमारे साइड से भी हम लोग ट्राई करते हैं कि इंडस्ट्री में ये वाली प्रोफाइल किसको चाहिए, अगर उसको मिल जाता है तो ठीक, हम लोग रेजिग्नेशन तुरंत एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, या फिर कुछ प्रोजेक्ट में वो इन्वॉल्व है तो एक हैंडओवर जब तक नहीं होता है तब तक का नोटिस पीरियड रखते हैं, और एक हैप्पी एंडिंग के साथ उसको टाटा बाय बाय मिलती है। उसकी जो कंपनी में रहते हुए उसने जो भी अच्छे काम किए उसको रिकग्नाइज करते हैं उसके टीम के सामने, उसके साइड से फीडबैक भी लेते हैं, क्योंकि जो जाता हुआ बंदा होता है ना वो झूठ नहीं बोलता है ज़्यादा। तो उसके फीडबैक हमेशा से पढ़ना चाहिए। पहले तो मैं बहुत डिटेल में मैं ही 1-to-1 इंटरव्यू भी लेता था, अभी थोड़ा शॉर्ट लिस्ट करके HR डिपार्टमेंट के साइड से आता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो वो सिस्टम हमने अभी भी रखी है। समथिंग लाइक एग्जिट मीटिंग। हाँ, एग्जिट मीटिंग आप बोल सकते हो। तो ये हमारी एक सिस्टम होती है कि जाते हुए बंदे को अगर दुखी ना करे तो वो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए भी। उसको क्या करना है वो उसके हाथ में है, वो हमारे हाथ में है भी नहीं, और कभी एक्सपेक्टेशन रखो भी मत, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे ना कि उसके लिए मैंने इतना किया, ये किया, वो किया, और उसने ग्लास डोर पर ख़राब रिव्यू डाल दिया, तो आप हमेशा से रोते ही रखोगे। तो सामने वाले के पास कभी भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। आप एथिकली क्या करना चाहते हो, आप SOP क्या मैनेज करना चाहते हो, आप अपनी कंपनी की क्या इमेज बनाना चाहते हो, कल्चर मेंटेन करना चाहते हो, वो आपके हाथ में है, तो उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। सो इतनी बड़ी टीम भी कर दी, सर्विस प्रोडक्ट भी कर दिया, बट मेन थिंग इज कि जहाँ से पैसा आता है इट इज सेल्स डिपार्टमेंट। सो मोस्ट ऑफ 90% ऑफ द पीपल उसीलिए ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे कि एटलीस्ट 2-3 सेल्स टिप बता दो भाई, दैट वर्क्स फॉर यू। देखो
सेल्स इज अ आर्ट, आपने सुना ही होगा कि इट्स अ स्किल, इट्स One of the आर्ट art. वगैरह। हाँ, तो मैं कुछ बोल के जाऊंगा कि खिचड़ी कैसे बनाते हैं, चावल लो, दाल लो, मिक्स करो, उबाल लो, खिचड़ी बन गई। पर वो हाथ का जादू होता है, हमें अपनी माँ की हाथ की खिचड़ी अच्छी लगती है तो लगती है। वैसे ही सेल्स में ना हर एक की अपनी अपनी टेक्निक्स और वो ट्रिक्स होती है। मेरे कंपनी में ज़्यादातर मेरा पार्टनर है, वही सेल्स डिपार्टमेंट हैंडल करता है, पर कहीं ना कहीं हर कोई ओनर एक सेल्समैन होता ही है। हमने भी बहुत सारी चीज़ें एज अ प्रोजेक्ट हो या एज अ सर्विस हो हमने सेल की है। बट मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि सेल्स टर्म को आप थोड़ा वाइडली समझो। अगर मैं एक नई ऑफिस बना रहा हूँ, उसमें एक एसी लगाना है और एसी वाले के साथ मैं बैठ के बातचीत कर रहा हूँ और नेगोशिएशन कर रहा हूँ, मैं उसको भी सेल बोलूँगा। अगर वो स्किल सेट भी आपकी है ना, तो वहाँ से 1 लाख में से 90,000 में आपने वो डील क्रैक की तो 10,000 वहाँ से भी बच रहा बचा है। Right. और 1 लाख के प्रोजेक्ट को आपने 1.5 लाख में बेचा तो 50,000 वहाँ से भी बचा है। आप जहाँ से भी रुपए बचा सकते हो ना, उसको बोलते हैं सेल्स। तो 2-3 चीज़ हमेशा से याद रखो। सेल्स इज़ अ वाइड टर्म, और सेल्स में हमेशा एक चीज़ याद रखो कि सामने वाले का बेनिफिट नहीं होगा तो डील नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा सामने वाले का फ़ायदा किस में है। तो आपको अपनी सर्विस या अपनी प्रोडक्ट नहीं बेचनी है, सामने वाला का क्या फ़ायदा है ना, वो उसको बेचना तो है। जैसे आपने कहा कि सॉल्यूशन बेचना है, हाँ। टेक्नोलॉजी नहीं बेचनी। अगर वो सॉल्यूशन के सामने आपने दिखा दिया कि आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट है 1 साल में, तो आप वही वाला सॉल्यूशन उसको 50 लाख में बेच सकते हो। पर अगर उसकी एक वेबसाइट ही है, उसमें ये होना चाहिए, तो उसकी कॉस्ट तो 5 लाख भी नहीं है। तो आपको उसको समझाना पड़ेगा कि मैं जो आपको दूंगा उसकी क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में या आपकी कंपनी में, एक चीज़। दूसरा पॉइंट ये आता है, भले उसकी वैल्यू बड़ी है पर देने वाला मैं अकेला तो नहीं हूँ ना, मार्केट में दूसरे लोग क्या और कैसे देते हैं। तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि दूसरे लोगों से मैं कैसे अच्छा हूँ, या मैं कैसे रीजनेबल हूँ, या मैं कैसे क्वालिटी या क्वांटिटी में अच्छा हूँ। तो एक चीज़ हो गई, सामने वाले का प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो, उसकी रिक्वायरमेंट समझो। दूसरी चीज़ हो गई कि जो मार्केट में और कॉम्पिटिटर है उससे कैसे बेटर हो, यूएसपी। यूएसपी। तो अगर ये 2-3 चीज़ आपने समझ ली ना, तो यू कैन क्रैक अ डील। तो जहाँ पर डील हो गई वहाँ पर सेल हो गए। और डील में आप तो अपना फ़ायदा देखने ही वाले, वरना आप नहीं बेचोगे ना अपना कुछ भी। तो एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट, तो अभी ये करो कैसे, हमें तो ये मालूम था। तो भाई बहुत सारे एवेन्यूज़ है। जैसे रिसोर्सेज में देखने जाए तो मेरे पास सेल्स टीम है, वो ईमेल मार्केटिंग करती है, कोल्ड कॉलिंग करती है, लिंक्डइन पर ढूंढ ढूंढ के लाती है। अभी एक लिंक्डइन ही पकड़ लो तो उसका पेड अकाउंट लेना पड़ता है, वहाँ से बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट डाल सकते हो, रीच आउट करो, उसमें से इतने लोगों को मैसेज डाल सकते हो। तो पैकेजेस अवेलेबल है, वहाँ से एक चैनल हो गई है। दूसरी चैनल हो गई बिडिंग पोर्टल्स। शायद हमारा इनिशियल डेज पर हमें वो फ़ायदा किया, आज शायद ना भी कर पाए, आज दूसरे लोग भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रोफाइल पहले से बन गई है। आज के दिन पर प्रोफाइल बनाना कठिन भी हो सकता है। एक टाइम पर हमने फेसबुक से भी सेल किया था। हमारा एक सेल्समैन था, तो वो फेसबुक से क्लाइंट को फ्रेंड बनाता था, उसके फोटोग्राफ्स लाइक करता था, हाय हेलो करता था, वर्चुअल फ्रेंड बन गया और वहाँ से सेल लेके आता था। तो हर एक सेल्स टीम के अंदर भी हर एक बंदे की अपनी अपनी ट्रिक होती थी। कोई भी इंडस्ट्री में अगर आपको सेल करना है ना, तो यूज़र एक्विजिशन कॉस्ट क्या है वो एक पता लगा लो, तो आपको अपनी बेस्ट चैनल कौन सी है ना वो मालूम पड़ जाएगी। सेल तो हर एक जगह से होगा, पर ये जगह से मेरे को 100 रुपये में यूज़र एक्विजिशन होता है, यहाँ पर 10,000 में होता है। ये 100 रुपये वाला मेरे को 10,000 का फ़ायदा करके देगा, 10,000 वाला 1 लाख का करके देगा। तो रेशियो में कौन सा मुझे सेट है, मुझे बड़े प्रोजेक्ट करने हैं या मुझे छोटे प्रोजेक्ट करने हैं, मेरी टीम की स्ट्रेंथ क्या है। मेरी एक कोर डीएनए होता है हर एक कंपनी का कि ये यूडीज़ है ना सब कुछ करती है पर गेमिंग में ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो वैसे ही हर एक कंपनी बोलेगी हम लोग सब कुछ करते हैं, पर अपना खुद का भी एक डीएनए होता है जिसमें उसकी एक्सपर्टीज़ या कंफर्ट होता है। उसको अगर पकड़ के रखोगे, एक वर्टिकल या नीश में जाओगे, तो ज़्यादा अच्छे से आप कर पाओगे। क्योंकि एक इकोसिस्टम जब बन जाती है ना, तो वो आपके सेल्स में हेल्प करने लगती है। तो सेल्स के लिए मेरा यही ज्ञान है कि आप कुछ एक नीश पकड़ लो और उसमें अच्छे से करो। पहले अपने आप के डीएनए को पहचानो और उसके हिसाब से अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी बनाओ। Depends on how you positioning the things. So you are a listed company, right? So why you go for a IPO? Like you don't have the funds, you are looking for something else. देखो, बीइंग अ सर्विस कंपनी आप कभी लॉस नहीं करते। अगर कर रहे हो तो यू आर नॉट अ गुड बिजनेसमैन।
सो फंड की कभी भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आईपीओ करने का रीज़न क्या था? आई गिव यू अ स्टोरी कि इन 2016 जैसे फ्लोर मीटिंग जो हर महीने करते हैं वैसे की थी। दिवाली का टाइम था और हमने, जैसे मैंने बोला ना, डेमोक्रेसी के जैसे होता है, सब लोग अपने इनपुट्स देते हैं। तो वैसे ही हर एक टीम मेंबर को पूछा गया था कि मिशन 2020 में आपका विज़न क्या है यूडीज़ को लेके। सब लोगों ने अपनी अपनी जो हेड्स थे, कोई बोले 500 एम्प्लॉई करेंगे, कोई बोले कॉरपोरेट हाउस अपना, कोई बोले अब्रॉड में ऑफिस होगी, कोई बोले आईआईएम में से रिक्रूट करेंगे, आईआईटी में से रिक्रूट करेंगे, 25 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। ये बहुत सारे लोगों का अलग अलग आया, क्योंकि ये सारी नंबर से ना विजनरी लगती थी। सब लोगों ने अपना विजन दे दिया। तो बीइंग अ ओनर, मेरा विजन तो उनसे ऊपर होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं कुछ था यार कि रूटीन कंपनी नहीं चलनी जो हर कोई करता है, कुछ अलग तो करना ही है। तो आई डोंट नो हाउ, बट मुंह में से निकल गया अपने लिस्टेड कंपनी बनेंगे 2020 में। ये अपना टारगेट था। तो बस एक बार है ना, जो निकलता है ना, बिलीव करो अपनी इंस्टिंक्ट्स पर। पीछे लग गए। 4 साल में हमने ऑलमोस्ट 2 पॉइंट को छोड़ के 17 पॉइंट थे हमारा टोटल। उसका एक विजन बोर्ड बनाया था, सारे एक करते पूरे करे। क्यों करना है मालूम नहीं, बस ये करना है। तो दैट वाज द इनिशियल पॉइंट। बट उसके बाद तो मैंने डिटेल में थोड़ा देखा कि भाई क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। हर एक को आईपीओ नहीं करना चाहिए, उसका रीज़न वैलिड मालूम होना चाहिए। हमारे लिए 2 मेन फ़ायदे थे। एक, आईपीओ के साथ आपकी ब्रांड पोजीशनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, अच्छे क्लाइंट सेट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। पर मेरा लेवल भी वो था कंपनी का कि नाउ इट्स अ टाइम टू गो फॉर आईपीओ। मुझे वहाँ से इन्वेस्टर भी मिला, क्योंकि ये विजन बोर्ड पर लिखा था। मेरे एक क्लाइंट ने देख लिया कि अच्छा आपकी कंपनी का ये विजन है, वाई डोंट यू गो फॉर द बिगर थिंग, चलो मैं भी डालता हूँ काइंड ऑफ। तो वो भी एक काम करता है विजन बोर्ड अपने जगह पर। और बस कुछ अलग करना था कि अहमदाबाद में भी ऐसे एक इकोसिस्टम बनाना चाहता था कि अगर सारी कंपनियां मिल जाए तो कितना अच्छा है। पर कभी भी मिल नहीं सकती, क्योंकि सबका कल्चर और सबका वैल्यूएशन किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। तो वाई नॉट आई स्टार्ट विद दैट कि अपनी कंपनी का एक वैल्यूएशन तो निकालूं, और रियल वैल्यूएशन तो स्टॉक मार्केट से ही मालूम पड़ता है। एग्जैक्टली। तो सब कागज़ लिखा पट्टी भरत सर ने पहले से कंप्लाइंस लेवल पर अच्छे से रखा था, वो सब किया। चिराग का सपोर्ट था कि भाई हाँ कर सकते हैं, अपने ऐसे प्रॉफिट करेंगे वगैरह। क्योंकि हमेशा खर्चे वाला डिपार्टमेंट मेरा था कि इतना खर्चा होगा। इनकम वाला डिपार्टमेंट चिराग का था कि इतना इनकम कर पाएंगे नहीं, प्रतीक नहीं कर पाएंगे मत कर। मैं बोला मैंने तो कर दिया खर्चा, अभी तू देख इनकम तो करनी पड़ेगी। तो तीनों का बहुत ही सिनर्जी मैच हो रहा था ये पॉइंट को लेके, इसीलिए शायद हम लोग आईपीओ कर पाए। When you become a listed company, it's a high chance अभी स्टॉक मार्केट काफी ऊपर नीचे हो रहा है, स्टॉक अप गया होगा, स्टॉक डाउन गया होगा, इस सब भी कंपनी में कितने सारे लोगों को मिला होगा। सो जब स्टॉक डाउन जाता है, अप जाता है तो सबको मजा आता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट जब वो डाउन गया, तब टीम में जो फियर होता है, टीम में जो कल्चरल शिफ्ट आप देखते हो, सो हाउ वाज दैट? डाउन जाता है तभी नहीं, अप जाता है ना तभी भी होता है कि साला मैं चूक गया, मैंने नहीं लिया। तो वो भी एक अलग गॉसिप वाला टॉपिक होता है कि यार मैंने नहीं लिया, मैं चूक गया, अब जा रहा है अब जा रहा है। डाउन जाता है तो बट ऑब्वियस मैंने लिया है, क्या करेंगे, या कंपनी क्या है। पहले दिन पर मैंने देखा था कि क्या हुआ, ये गया। बाद में मैं समझ गया ये कुछ कंपनी के साथ स्टॉक मार्केट का कुछ लेना देना नहीं, उसको अपना काम करने दो, अपना काम करेंगे। एम्प्लॉई के लिए भी गॉसिप का टॉपिक होता है पहले 1 हफ्ता 1 महीना, बाद में जैसे होता है ना कि ठीक है अपने घर पर ऋतिक रोशन पैदा हुआ, एक फिल्म स्टार है, पर वो बाद में नॉर्मल बन जाता है। वैसे ही कंपनी के लिए भी ये नॉर्मल चीज़ हो गई कि ठीक है आईपीओ लेके आए, स्टॉक में अपना प्राइस दिख रहा है वगैरह। तो वो लोग भी सेटल डाउन हो गए थोड़ा टाइम में। और होते हैं ना कि सेबी के रूल्स और गाइडलाइंस भी बहुत सारी होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। सो आई कांट स्पीक एवरीथिंग, इवन माई हेड्स कांट स्पीक एवरीथिंग, क्योंकि कंपनी में कुछ भी बड़ा छोटा होगा तो मुझे तो मालूम है, एम्प्लॉय को भी मालूम है। एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया तो सिर्फ मुझे थोड़े मालूम है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर को भी मालूम है क्या कॉस्ट है उसकी, कितने टीम मेंबर लगेंगे, नया रिक्रूटमेंट होगा या नहीं होगा, या इस बार की बैलेंस शीट डाउन है तो कितने को निकालना है, सबको सब मालूम होता है। तो उनके लिए भी ये रिस्ट्रिक्शन लगते हैं। तो वो मैच्योर्ड इतने होते हैं कि भाई ये बिजनेस एक अलग चीज़ है, स्टॉक मार्केट अलग चीज़ है। आज हम जो काम कल किया था वो आज किया, तो स्टॉक मार्केट में 10% अप या डाउन कैसे हो गया,
तो वो कुछ लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टर अपना माल बेचते हैं, अपना माल खरीदते हैं। कुछ न्यूज़ आ गई आईटी कंपनी को लेके, आईटी इंडस्ट्री को लेके, तो वो इफेक्ट हमें भी करने वाली है। तो वो मैच्योरिटी एक टाइम के बाद आ जाती है। बहुत डाउन रहता है तो क्वेश्चन मार्क होता है, पर अभी 2 साल ऊपर हो गए हमें, तो वी आर मैच्योर्ड इनफ। कंपनी को मालूम है, क्योंकि ई शॉप की आपने बात की ना, तो डे टू डे जो भी कंपनी के अंदर हो रहा है ना, वो एम्प्लॉय को सब मालूम होता है। तो दे आर वरी फ्री कि भाई कुछ नहीं है, अभी मालूम है हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका फ़ायदा तो बाद में मिलने वाला है ना, क्योंकि आईपीओ किया है। इसलिए मैंने जैसे बताया, सर्विस बेस्ड कंपनी को फंड की कभी ज़रूरत नहीं है। ये फंड आया इसलिए क्योंकि हमें नए वर्टिकल में जैसे जाना है। जैसे कि हमने एक फिनटेक कंपनी को टेक ओवर किया, क्योंकि हमारी गेमिंग में जो पेमेंट गेटवेज आता है या ऐप में, तो वो हमें बैक चैनल सपोर्ट करेगा। और फिनटेक एज अ फिनेंशियल सेक्टर हमें एग्रेसिव लग रहा था फ्यूचर में। लॉजिस्टिक वाली एक कंपनी में भी हमने स्टेक रखा है अपना। तो ऐसे छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एम्प्लॉय को ये सबसे ज़्यादा मालूम होता है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो वो भी वरी फ्री है कि ये लंबी जर्नी है। और जिसको भी ईशॉप मिलते हैं वो 1 साल वाला बंदा तो होगा नहीं, 10 साल से कंपनी में है, उसको मालूम है कंपनी तकलीफ में भी कैसे बिहेव कर रही थी और प्लस में भी कैसे बिहेव करे। तो ये भी टाइम तो अप डाउन का रहता है, तो वो मैच्योर्ड है, तो वैसे कोई तकलीफ नहीं होती। मेन थिंग इज काम करते जाओ भाई अपना। काम करते जाओ, अच्छा काम कर रहे हो, मालूम है ये आज नहीं तो कल प्रॉफिट देने वाला है। सर्विस में आज काम किया, उसका आज प्रॉफिट मिल जाता है, तो बैलेंस शीट हमेशा से प्लस रहती है। जब प्रोडक्ट में जाते हो ना, तो आज काम किया हुआ 3-5 साल बाद मिलेगा। तो वो जो टीम पूरी इन्वॉल्व हुई है, उनकी सैलरी यहाँ से निकलेंगी तो बैलेंस शीट लॉस में दिखेगी। भले फंड है हमारे पास, पर उनको मालूम है ना कि रुपया गया कहाँ, जेब में लेके तो गए नहीं है, वो कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, वो उनको सबसे ज़्यादा मालूम है। सो दे आर हैप्पी। So when you get any investor, right? So do you think that they are trying to control your company or they are giving too much suggestion कि भाई तुझे यही करना है, वही करना है? So how was that era? If someone want to have investor or not? सो अगेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वैरी करता है, बट बीइंग अ कंपनी, जब भी आप इन्वेस्टर को इंट्रोड्यूस करते हो अपने बोर्ड में, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। पहली चीज़ होती है आपका अग्रीमेंट, उसमें क्या पॉइंट्स लिखे हैं इन्वेस्टर ने, वो आप क्लियर कट पढ़ो, समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक्सपर्ट के ओपिनियन लो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है कि पहले सिनर्जी मैच करो ना। इन्वेस्टर आपको रुपए की वजह से चाहिए तो वो हर्ट करेगा आपको इन फ्यूचर, क्योंकि वो रुपए की वजह से आए तो उसको भी रुपये चाहिए। पर कोई विजन अलाइन हो रहा है, कोई स्ट्रैटेजी के साथ आप इन्वेस्टर ला रहे हो, तो दोनों लोग हैं ना एक प्लेटफॉर्म पर साथ में खड़े हो, जिसको एक साथ एक ट्रेन पकड़नी है, तो वो कभी भी आपका फ्रिक्शन नहीं होगा। तो बातचीत अच्छे से करो कि वो क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कंपनी को लेके, आपको लेके। अगर वो चीज़ क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं आता है। इन माय केस वी आर वेरी ब्लेस्ड। कभी भी हमारा पहले से ही उन्होंने बोला था, वी डोंट वांट टू गेट अवर हेड इन योर डे टू डे ऑपरेशंस, इट्स योर हेडेक, वी आर हियर टू सपोर्ट यू। हमने ये भी देखा कि ठीक है सेल्स में, क्योंकि हमारा नेटवर्क एक लिमिटेड होता है, इन्वेस्टर का नेटवर्क और ऊपर के लिए होता है। डेफिनेटली। तो वो भी हमने अनलॉक किया, वहाँ से भी हमने हेल्प ली। तो उनका जो नेटवर्क था, वहाँ से हमें प्रोजेक्ट मिले जिसका मार्जिन भी बड़ा होता है, बड़ी ब्रांड्स आती है। तो हमने रुपए की वजह से इन्वेस्टर नहीं लाए थे, हमने जिस वजह से लाया था वो हमारा फुलफिल हुआ। तो वैसे ही आप जब अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे हो, तो आप ये देखो कि मैं क्यों ला रहा हूँ इन्वेस्टर। मुझे सिर्फ रुपये चाहिए तो लोन ले लो ना यार, बैंक को ब्याज चाहिए वो दे दो, बात ख़त्म है। अगर ब्याज भी नहीं निकल पाओगे वो रुपये से, तो धंधा ही बंद कर दो। उससे अच्छा है जो भी निकले उसको एफडी में डाल दो और अच्छे से जियो। तो आपको ये देखना है कि आप रुपए के लिए इन्वेस्टर ला रहे हो, आप अटके पड़े हो उसके लिए इन्वेस्टर ला रहे हो, आप ग्रोथ के लिए ला रहे हो, आप स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर ला रहे हो। और जो भी ला रहे हो डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से पढ़ो, बातचीत अच्छे से करो, दोनों के विजन अलाइन होने चाहिए, तो कभी भी कोई तकलीफ नहीं पड़ती। पर कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो कंट्रोलिंग स्टेक लेके भी बैठते हैं और कुछ हैरान भी करते हैं। पर कई बार मैं बोलूँगा कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हैं ना, उनकी भी गलतियाँ होती है, क्योंकि कुछ बताते और है, होता कुछ और है, इसी वजह से उनको तकलीफें ज़्यादा मिलती है। एग्जैक्टली। सपोज कि कोई मिड लेवल कंपनी है जो कि अभी 25-30 की साइज की हो, 50 की हो, 100 की हो, राइट। अगर उसे आईपीओ करना है तो ऐसी कौन सी की फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो कि उसे ध्यान में रखने हो?
देखो आज के ज़माने में ना कंपनी की मिड साइज़ या लोअर साइज़ है ना, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ नहीं डिसाइड कर सकते आप, क्योंकि 15-30 लोगों की कंपनी भी करोड़ों का टर्नओवर करती है, और अगर 2000 लोग भी लेके बैठे हो तो भी वो स्ट्रगल करती दिखेगी आपको। तो इट्स नॉट अबाउट 25-30 लोग, पर हाँ एक मिड साइज़ लेवल की कंपनी की बात करें जिसका 20-30 करोड़ का टर्नओवर है, तो पहली चीज़ एक ही पूछूंगा मैं कि आईपीओ लाना क्यों है। आईपीओ से रुपया चाहिए, फेम चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, या इन्वेस्टर को एग्ज़िट देनी है, क्यों लाना है। अगर उनका ये वाई क्लियर नहीं है ना, आंसर देने के लिए तो लोग दे देते, पर उनको मालूम ही नहीं होता है उनका सही आंसर क्या है। क्योंकि अगर कोई बोलते ना नहीं रुपये चाहिए, तो मैं बोलता हूँ रुक ना, मैं एक फ़ोन करता हूँ, बैंकर आ जाएगा, तेरे को लोन दे देगा, 3 साल तक तुझे परसेंटेज भी नहीं दे, नहीं रुपये भी नहीं दे, तो वो अटक जाएगा, नहीं रुपये तो नहीं चाहिए मुझे। तो उनको मालूम ही नहीं होता है कि आईपीओ लाना क्यों है। सब लोग ला रहे हैं, ट्रेंड बन रहा है, चलो मैं भी ला लेता हूँ। ऐसे आईपीओ नहीं ला सकते आप, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे आईपीओ लाना है, तो आप नहीं ला पाओगे, आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। 3-5 साल की मेहनत है, क्योंकि 3 साल की बुक्स, आपका कंप्लायंस, कितने सारे चीज़ें ऐसे होते हैं इंडियन लॉज में कि जानते या जानबूझ के शायद हमसे कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो वो चीज़ देखनी पड़ती है। तीसरी चीज़ देखनी पड़ती है कि आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस, क्योंकि आईपीओ लाना ना इटसेल्फ इज़ द कॉस्टलीस्ट थिंग, तो आपको बहुत सारा रुपया इन्वेस्ट होता है उसमें, और एक टाइम नहीं, उसके बाद भी मेंटेन करने के लिए वो खर्चा चालू रहता है। तो आपके दिमाग में है कि ठीक है ये कॉस्ट मैं बेयर कर पाऊँगा, तभी आपको लाना पड़ता है। मोटा मोटी साल का। हर एक जगह पर अलग अलग होता है, आपका क्या विजन है आगे, और कितना बड़ा आईपीओ लाने वाले हो, क्या आपके पास्ट के पाप है, कितना आपने छोड़ दिया है, टैक्स भरना है, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डिपेंडेंट। कई बार कोई 10% ऑफ आईपीओ वैल्यू का भी चार्ज करते हैं मर्चेंट बैंकर, कई बार फ्लैट 30 लाख 50 लाख का भी बोलते हैं। पर ये सब आप कोई एक्सपर्ट से पूछोगे, उससे ज़्यादा अच्छा जिसने ला के बैठे ना आईपीओ, उससे 1 to 1 करोगे तो वो सही पिक्चर देगा। क्योंकि हाथी बिकेगा 1 लाख में, पर उसको पालने का खर्चा बड़ा होता है। IPO is like that. So if someone want to take your advice, so how they can reach out to you? They can like your channel or comment on your channel, and you can share my number to them. Okay. Perfect. यस आपने बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर जर्नी पसार की है, जहाँ आपने खुद से स्टार्ट किया एंड धीरे 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 खुद को आपने बिजनेस से अलग किया। वो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप ऑटो पायलट अचीव कर पाए। तो राइट नाउ जो स्मॉल जर्नी से लोग स्टार्ट करते हैं, जो अर्ली एंटरप्रेन्योर है, वो बिजनेस स्टार्ट तो कर देते हैं, बट छोड़ नहीं पाते, वो ऑटो पायलट में नहीं ले पाते। तो उसके लिए आपका क्या छोटा सा मैसेज रहेगा? तो छोड़ना भी क्यों है, इफ़ दे आर एन्जॉइंग दे कैन। पर्सन टू पर्सन अगेन वेरी करता है। लोग बोलते हैं मुझे छोड़ना है, पर सही में वो अपने आप को खुद क्वेश्चन पूछ के समझे कि सही में छोड़ना है। जैसे कि मैं छोड़ दिया ऐसा नहीं बोलूँगा ना, पर मैंने शायद बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी की, मैं कर पाया। क्यों कर पाया? क्योंकि आई एम ब्लेस्ड विथ माई पार्टनर्स। जैसे कि मेरे दूसरे पार्टनर है, वो बहुत ही इन्वॉल्व है बिज़नेस में, तो मैं दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी देख सकता हूँ, और वो कहीं ना कहीं मेरे बिज़नेस को ही हेल्प करने वाली है। पर कई बार क्या होता है, एंटरप्रेन्योर अपने बिज़नेस के अंदर इतना घुस जाते हैं कि खुद की कंपनी के एम्प्लॉय बन के रह जाते हैं। आप अगर एक बिजनेसमैन हो ना, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि एक इनिशियल फेज़ होता है जिसमें आपको काम करना पड़ेगा, पर आपने अगर उसको ऑटो मोड पर नहीं ले जा पाए ना, तो आप कभी भी बड़ा नहीं सोच पाओगे, दूसरा कुछ नहीं सोच पाओगे, इसी में आए इसी में मर जाओगे। अगर आप उसको डिटेच कर पाओगे अपने आप को अपने बिजनेस से, तो आप नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाओगे अपने बिजनेस के लिए भी, या फिर कोई नए वर्टिकल ढूंढने हैं वहाँ पर भी। जैसे कि हमने एक फिनटेक कंपनी टेक ओवर की, यूडीज़ ने ही टेक ओवर की, पर ये मेरी सोच कब आई, जब मैंने डे टू डे ऑपरेशन से अपने आप को डिटेच कर पाया। इतना घूमते, इतने क्लाइंट को मिलते, इतने सारे दूसरे लोगों के लिए प्रोजेक्ट करते हैं, दूसरे को सक्सेसफुल बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं हम लोग एज अ IT कंपनी। पर सिर्फ IT देखोगे अपने, तो बस कोडिंग ही दिखेगा। पर आप वो विजन रखोगे यार ये लोग आगे बढ़े अपनी सर्विसेज है, तो उसकी तो अपनी एक्सपर्टीज़ है, तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग इससे बाहर निकले के और भी बड़ा बन पाए। तो वो विजन आता है, तभी आप अपने आप को डिटेच करके ये वाली चीज़ों के ऊपर ध्यान दे पाते हो। कोई एक ऐसा महामंत्र बताओ कि कैसे होता है डिटेच? ऐसा कोई महामंत्र नहीं है, बस मेन चीज़
पहले भी मैंने बोली, डिटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को समझो, आप अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो, उसको फुलफिल करो। अल्टीमेट गोल क्या होता है मालूम है? अपनी हैप्पीनेस। अगर मुझे रोज़ ऑफिस जाके कोडिंग करने में मज़ा आता है ना, तो मुझे कोडिंग ही करना चाहिए, भले मैं जॉब कर रहा हूँ या खुद की कंपनी है। अगर मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी लगती है, तो मैं उस टाइप की आईटी कंपनी में रह के ही, जॉब करते हुए ही या फिर बिजनेस करते हुए, मैं वो वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली साइड पर जाऊंगा, जिसमें प्रोडक्ट का प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो गई, या कोई क्लाइंट के प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, या फिर कंपनी में एक कॉकरोच निकल पड़ा, उसकी भी प्रॉब्लम हो गई। आप कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट कर पाते हो। तो अभी एआई इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है, लाइक लेवल 3 और लेवल 2 की जॉब तो बिल्कुल चले गई है। तो मैं आपसे एक गाइडेंस लेना चाहूँगा कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो सिंगल एंटरप्रेन्योर है, वो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, तो क्या उनको आईटी के अंदर अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए? बिकॉज ऑल थिंग्स आर गोइंग टू ऑटोमेटेड। सो आपकी क्या एडवाइस रहेगी उनके लिए? वाई नॉट? देखो, एआई तो रहने ही वाला है और आगे और भी बढ़ेगा। नॉट ओनली इन आईटी इंडस्ट्री, बट दूसरी इंडस्ट्री में भी। आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो, वहाँ पर घुस जाओ। सभी कुछ एआई भी नहीं होने वाला है, ह्यूमन टच भी रहने वाला है, और बहुत सारी जगह पर एआई इम्प्लीमेंट होगा। आप वो अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि कौन अभी भी पीछे है, मैं वो हथियार ले लूँगा और मैं उनको सबमिट कर दूँगा, बात ख़त्म। अगर आपको एआई की समझ है, तो एक इंडस्ट्री पकड़ो, एक सेक्टर पकड़ो, उसमें एआई कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो पकड़ो, और वो सोल्यूशन बेचना स्टार्ट कर दो। अगेन एआई, टेक इट नॉट एज अ टेक्नोलॉजी, टेक इट एज अ सोल्यूशन। बस बात खत्म। आईटी इज इक्वल टू कोडिंग का मतलब माइंडसेट उनको चेंज करना पड़ेगा कि हमने सॉल्यूशन कर दिया है, अभी आप भी कर दो। है। सो प्रतीक, इट्स वेरी लॉन्ग टाइम। अगर हमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने होता है, आई थिंक डेफिनेटली सेकंड एंड थर्ड पार्ट रिलीज करना पड़ेगा। अगर हम कर सकते हैं उसको 30 मिनट के पार्ट बना के नेटफ्लिक्स में Yes. सीरीज लॉन्च कर देंगे। सो प्रतीक, राइट नाउ व्हाट्स योर मेन विजन? व्हाट्स नेक्स्ट? You already live the journey of the 15-17 years of the entrepreneurship, then you already have a IPO, you already invested in so many companies, but what next? वो मैं ढूंढ रहा हूँ। टू बी फ्रैंक, लाइफ की ये स्टेज में पहुँच के आपके पास ये एक्सपीरियंस है ना, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, तो आप चीज़ों को कैसे डिफरेंटली देखते हो, मैं बताता हूँ कि अगर मैं अपना टाइम और एफर्ट्स यही वे में डालूँगा, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल आई गेट? अगर मैं दूसरे लोगों को मेंटरशिप करके ये समझा सकता हूँ, तो मैं खुद के लिए भी ये समझूंगा। बहुत सारे लोगों के पास समझ होती है, पर वो अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो मैंने वहाँ पर अपने आप को टाइम दिया, अपने आप को ऑब्जर्व किया कि मैं अपने आप में से बेस्ट क्या निकाल सकता हूँ। दो चीज़ें, एक है प्रतीक एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूडीज़, वो मेरी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और प्रतीक एज अ इंडिविजुअल, वो मेरी एक अलग आइडेंटिटी है। मैं दोनों को अलग रखता हूँ। मैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर सोचूँ तो मुझे यूडीज़ के लिए और क्या करना है, क्योंकि यूडीज़ इज़ नॉट अ कंपनी ओनली, इट्स अ ड्रीम जो हमने देखा है, इट्स अ फैमिली जो हमारे एम्प्लॉय है, इट्स अ ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टर के जो उनकी वेल्थ को बढ़ाएगा। तो यूडीज़ को लेके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है। तो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे ये सोचना है कि इसको कैसे आगे बढ़ाऊँ कि सभी के अपने अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर पाऊँ मैं। तो मेरी सोच वहाँ पर पूरी अलग होती है। प्रतीक एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन, मैं पूरा अपने लाइफ को लेके कुछ अलग ही एरा में जी रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों हूँ ये दुनिया में, मैं अपने आप को कैसे जीना चाहता हूँ। तो वो दोनों चीज़ डिफरेंट है, और मैं दोनों रोल को डिफरेंटली एक्ट करता हूँ। Got it, got it. So thank you so much, Pratik bhai, for coming on this show, Build Mode On with the TST Technology. And I hope काफी सारे thousands of Yes. लोग आपकी mentorship ले सके, आपसे कुछ सीख पाएंगे इससे, definitely इस podcast की मदद से. And guys, if you want to reach out to Pratik bhai directly, I am keep adding his link in the description. You can reach out to them. You can share my profile links so they can reach me in Instagram, and that's it. Perfect. Thank you so much, Pratik bhai. Thanks for calling me.